हेलो एवरीवन। मेरा नाम है सागर बलूनी और मैं आपका स्वागत करता हूं इस प्यारे से छोटे से आपके अपने चैनल में। तो आज हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है और इस चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो बिल्कुल एनसीईआरटी की कॉम्प्लेक्स लाइंस को, एनसीईआरटी की कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस को आसानी से हम बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीके से करते हुए आगे बढ़ेंगे चैप्टर में। और पूरा ये जो अपना चैप्टर है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का, इसको भी बिल्कुल हलवा बना देंगे। कहीं पे भी कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है अगर आप सारे लेक्चर्स बिल्कुल सीरियसली और बिल्कुल डेडिकेटेड होकर अटेंड करते हो तो। बाकी हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे और बहुत सारे एग्जांपल्स भी देखेंगे ताकि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए और कहीं पे भी आपको चैप्टर में दिक्कत ना आए। तो करते हैं अपन चैप्टर को स्टार्ट। पर चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। अगर आप नीट 2025 में एक अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो ये बहुत जरूरी है कि बायोलॉजी में मेरे परफेक्ट 360 मार्क्स आ जाए। और बायोलॉजी में परफेक्ट 360 मार्क्स लाने के लिए मुझे एनसीईआरटी अच्छे से पढ़नी है और बहुत सारे एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं किसी अच्छी बुक से। तो यहाँ पर मैं आपको एक बुक सजेस्ट करना चाहूंगा। नीट प्रेप आपके लिए लेके आया है मास्टर क्लास इन बायोलॉजी, जो एक परफेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू प्रैक्टिस बुक है। तो ये आपकी क्लास 11th के लिए रहने वाली है और ये आपकी क्लास 12th के लिए रहने वाली है। अगर मैं बात करूं मास्टर क्लास इन बायोलॉजी क्लास 11th की, तो इसमें आपको मिलेंगे 2700 प्लस एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू। साथ ही साथ हर चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इन्होंने फैट एमसीक्यू नाम से एक जगह पे आपको दे दिए हैं। अभी बात करें जो नीट 2024 में जो मेन एग्जाम हुआ था और जो झज्जर वाला एग्जाम हुआ था, उसका आपको क्वेश्चन पेपर विद आंसर की इसमें मिल जाएगा और इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको इनके टेलीग्राम बॉट पे मिल जाएगा। और अगर मैं बात करूं मास्टर क्लास इन बायोलॉजी क्लास 12th बुक की, इसमें आपको मिलेंगे 2800 प्लस एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू। इसमें भी आपको फैट एमसीक्यू मिलेंगे और इसमें आपको मिलने वाला है नीट 2016 से लेकर नीट 2021 तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए होंगे वो सब आपको इसमें मिल जाएंगे। नीट 2022 में आपके 3 एग्जाम हुए थे, एक तो मेन एग्जाम और एक आपका एब्रोड वाला एग्जाम और एक गंगानगर वाला एग्जाम। नीट 2023 में भी आपके 2 एग्जाम हुए थे, एक मेन एग्जाम और एक मणिपुर वाला एग्जाम। और नीट 2024 में भी आपके 3 एग्जाम हुए, एक मेन एग्जाम, एक झज्जर वाला एग्जाम और एक रीनीट हुआ था जो आपका ग्रेस मार्क्स वाले बच्चों के लिए एग्जाम हुआ था। तो इन सब का क्वेश्चन पेपर विद आंसर की आपको इस बुक में मिल जाएगी और इसका जो सॉल्यूशन रहने वाला है वो आपको इनके टेलीग्राम बॉट पे मिल जाएगा। वहीं अगर मैं इन बुक्स की बात करूं तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात पर्सनली मुझे ये लगी कि इसमें जो नीट का जो लेटेस्ट पैटर्न है ना, उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए इसका हर एक क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। इसमें आपको वन लाइनर क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, असर्शन रीजन क्वेश्चंस, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप ये बुक परचेज करते हो तो 25 प्लस ऑनलाइन मॉक टेस्ट देने का आपको मौका मिलेगा। और इस बुक की खास बात ये भी है ना कि इस बुक का जो भी क्वेश्चन है उसका आपको टेक्स्ट सॉल्यूशन प्लस ऑडियो सॉल्यूशन आपको इनके टेलीग्राम बॉट में मिल जाएगा। और एनसीईआरटी की जितनी भी इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं उनको इसने कंपाइल करके एक जगह पे आपको दे दी है। और अगर आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक फॉर्म लिंक मिलेगा, उस फॉर्म को भर के आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो अब करते हैं लेक्चर को स्टार्ट और देखते हैं अपना पहला लेक्चर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का। मुझ में है ताकत, मुझ में है हिम्मत, खींचना चाहते नीचे बढ़ूं मैं ऊपर। मुझ में है ताकत, मुझ में है हिम्मत। तो अब करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। और ये सर मैंने हेडिंग डाल दी हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स और ये अपना लेक्चर नंबर फर्स्ट रहने वाला है। तो सबसे पहली बात ये आती है अपने दिमाग में, सर जो अपना चैप्टर है ना हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स, इसका मतलब क्या हुआ? तो देख यहाँ पर जो तेरा हेलो लिखा हुआ है ना, हेलो, तो हेलो का मतलब वो वाला हेलो नहीं है जब अपन हाथ मिलाते हैं किसी से तो हेलो बोलते हैं, वो वाला हेलो नहीं है ये। यहाँ पर जो हेलो का मतलब है ना, इसका मतलब है सर हेलोजन। क्या मतलब है सर? हेलोजन। और हेलोजन तुझे पता है कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं? ग्रुप नंबर 17। ठीक है। और हेलोजन में तेरे फ्लोरीन भी हो सकता है, तेरा क्लोरीन भी हो सकता है, तेरा ब्रोमीन भी हो सकता है और तेरा आयोडीन भी हो सकता है। फ्लोरीन होगा तो तू क्या बोलता है? फ्लोरो बोलेगा। क्लोरीन होगा तो तू क्या बोलेगा? क्लोरो बोलेगा। ब्रोमीन होगा तो तू क्या बोलेगा? ब्रोमो बोलेगा। और आयोडीन होगा तो तू क्या बोलेगा? आयोडो बोलेगा। कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है। बाकी देख एल्केन का मतलब तुझे पता है क्योंकि मैंने जब तेरे को हाइड्रोकार्बन पढ़ाया था उसमें मैंने तेरे को एल्केन टॉपिक पढ़ा रखा है, उसमें तेरे को बिल्कुल अच्छे से तेरे को पता है कि एल्केन क्या होते हैं। ठीक है सर। बाकी अपन बात करें एरीन्स की, तो एरीन्स मैंने तेरे को बताया था जब तेरे को हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़ा रहा था, तो हाइड्रोकार्बन का जो लास्ट टॉपिक था ना सर, वो अपना एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वाला। तो मैंने आपको बताया था कि जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, उनके घर का नाम यानी उनको प्यार से अपन किस नाम से बुलाते हैं सर? एरीन्स नाम से बुला सकते हैं।
ठीक है। तो जो ये अपने एरीन्स है ना, ये अपने कुछ नहीं है भाई, ये अपने क्या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम किसका आने वाला है? बेंजीन का आने वाला है। बेंजीन तेरा क्या हो गया? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो गया। मतलब बेंजीन तेरा क्या सर? एरीन है। क्या है सर? एरीन है। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो देख हेलो एल्केन और हेलो एरीन अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एल्केन के बारे में। एल्केन मतलब जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा सर? सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है सर, जैसे मैं अगर एग्जांपल ले लूं इथेन का, ये सर इथेन है, ये सर इथेन है। यहां पर ये मेरे पास क्या दे रखा था? ये मेरे पास क्या दे रखा है सर? इन्होंने इथेन दे रखा है, मतलब एक एल्केन दे रखा है। और यहाँ पर मैंने क्या किया ना, कार्बन में से एक हाइड्रोजन हटाया और उस हाइड्रोजन की जगह पे मैंने क्या लगा दिया? हेलोजन लगा दिया। तो देख क्या बन जाएगा मेरे पास। अब यहाँ पर पहले 3 हाइड्रोजन थे, अब यहाँ पर सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन बचे, क्योंकि एक हाइड्रोजन को हटाकर मैंने क्या लगा दिया? हेलोजन लगा दिया। ये जो मैं एक्स लिखता हूँ ना, एक्स अपन काय के लिए डिनोट करते हैं? हेलोजन्स के लिए। एक्स की जगह पे अपन क्लोरीन भी लिख सकते हैं, क्लोरीन भी लिख सकते हैं, ब्रोमीन भी हो सकता है अपना, और आयोडीन भी हो सकता है। तो देख यहाँ पर मैंने कार्बन से एक हाइड्रोजन छीना और वहां पर मैंने उस हाइड्रोजन की जगह पे क्या लगा दिया सर? हेलोजन लगा दिया। तो ये जो मेरा बना ना, ये जो मेरा बना, इसी को तो मैं बोलता हूँ हेलो एल्केन। क्या बोलता हूँ सर? हेलो एल्केन। कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एल्केन में अपन ने क्या लगा दिया? एक हाइड्रोजन हटा के क्या लगा दिया सर? हेलोजन लगा दिया। मेरा बन गया हेलो एल्केन बन गया। बिल्कुल आसान से समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं, देख जैसे एरीन की बात करते हैं अपन। ठीक है, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है कौन है? अपना बेंजीन है। तो ये मैंने बेंजीन बना दिया। ठीक है, अब देख बेंजीन के पास 6 कार्बन है, तो मैं किसी एक कार्बन को पकड़ता हूँ, इस कार्बन को पकड़ता हूँ, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी तो प्रेजेंट होगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी पूरी भी तो करनी है। कार्बन की टेट्रा वैलेंसी होती है सर। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ये जो कार्बन के पास हाइड्रोजन है ना, उस हाइड्रोजन को मैंने उसमें से निकाला, मतलब काटा वहां से, और वहां पर मैंने क्या लगा दिया सर? हेलोजन लगा दिया। तो ये देख ऐसा बन जाएगा। अब यहाँ पर मैंने कोई हेलोजन लगा दिया, तो ये जो मेरा बना ना, इसी को तो मैं बोलता हूँ हेलो एरीन। हेलो एरीन। तो आपको समझ में आ गया सर कि हेलो एल्केन क्या हुआ और हेलो एरीन क्या हो गया। तो ये यहाँ पर से अपना को बिल्कुल एक समरी मिल गई कि अच्छा ये सीन चलने वाला है कहीं ना कहीं अपना पूरा इस चैप्टर में, और यहाँ पर आपको बिल्कुल थोड़ा बहुत सोचने का मौका मिल गया होगा। तो अब हम करते हैं कहीं ना कहीं अपना चैप्टर को स्टार्ट, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। पर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं, जो हमको ऑलरेडी बातें पता हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी बातें बता रखी हैं, ताकि अपने को बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल स्मूथली, चाहे आपको कुछ भी ना आता हो ना, चाहे आप 6th क्लास के स्टूडेंट हो, आपको फिर भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत होने वाली नहीं है सर, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब हम बात करते हैं, देख सबसे पहले हाइड्रोकार्बन की। तो हाइड्रोकार्बन बिल्कुल बच्चे को पता है कि सर जितने भी कंपाउंड जिनमें कहीं ना कहीं, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कहीं ना कहीं तेरे कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, वो तेरे क्या हो गए? हाइड्रोकार्बन हो गए। मतलब यहाँ पर कार्बन प्रेजेंट होगा या हाइड्रोजन प्रेजेंट होने वाला है सर? कार्बन और हाइड्रोजन जिन भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में तेरे को दिख गया, वो तेरे कहीं ना कहीं क्या हो गए सर? हाइड्रोकार्बन हो गए। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। तो मैंने आपको बताया था कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए? सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। मतलब जो अपने एल्केन आते हैं, जो अपने एल्केन होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं अपने क्या होता है सर? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ठीक है, परंतु अगर तेरे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, या फिर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ गया, यानी मैं बात करूं अगर एल्कीन की, या फिर मैं बात करूं अगर एल्काइन की, तो वो तेरे क्या हो गए सर? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हो गए। मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मतलब जिसमें कहीं ना कहीं पाई बॉन्ड तेरा आ जाता है। तो ये तेरा डबल बॉन्ड भी हो सकता है, क्योंकि इसमें भी एक पाई बॉन्ड आता है, और ये तेरा ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, क्योंकि इसमें भी कहीं ना कहीं तेरे 2 पाई बॉन्ड आते हैं। समझ में आ गई बात? तो एल्केन तेरा क्या हो गया? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और एल्कीन और एल्काइन तेरे किस में आएंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आ जाएंगे। फिर हम बात करते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की। तो एरोमेटिसिटी मैंने आपको पूरा टॉपिक पढ़ाया था, उसमें आपको पता है कि एरोमेटिक अपन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ बेंजीन का एक एग्जांपल देके इसको निपटा दे रहा हूँ कि जो बेंजीन है अपना, वो क्या है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन की। तो देख जब मैंने ये बेंजीन बनाया, तो ये तो अपना रिंग बना ना, रिंग बना अपना। पर जब मैं बात करता हूँ एलिफैटिक की ना, तो यहाँ पर क्या होता है? ओपन चेन होता है, मतलब कोई रिंग नहीं बनती। जैसे अपन बात करते हैं, देख यहाँ पर क्या होता है सर? ओपन चेन होता है। जैसे मैं अगर बात करूँ, इथेन ले लिया, जैसे मैंने इथेन, ये मैंने इथेन ले लिया, तो यहाँ पर जब मैंने इथेन लिया,
तो यहाँ पर कोई रिंग बन रही है क्या? नहीं सर, रिंग नहीं बन रही, मतलब ये ओपन चेन है। तो ये किसका एग्जांपल है? अपना एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल है। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलो, कहीं पे भी कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। फिर अपन बात करते हैं एल्केन्स की। एल्केन मतलब समझ में आ गया सर, कार्बन कार्बन के बीच में सर सिंगल बॉन्ड होने वाला है। इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है सर? CnH2n+2 होता है, मैंने आपको बता रखा है। फिर अपन बात करते हैं एल्कीन की। तो यहाँ पर सर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है। यहाँ पर जो इनका जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n। ठीक है सर। फिर अपन बात करते हैं एल्काइन की। तो यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आने वाला है और यहाँ पर इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपन बात करते हैं एल्काइल की। फिर अपन बात करते हैं किसकी? एल्काइल की। तो यहाँ पर क्या करना है हमको? कोई एल्केन पकड़ा, उसमें से तूने क्या कर दिया? एक हाइड्रोजन हटा दिया, उसमें से तूने एक हाइड्रोजन माइनस कर दिया, तो जो तेरा प्रोडक्ट बना वो क्या बन गया तेरा सर? एल्काइल बन जाएगा। ठीक है। कोई मेरे पास एल्केन है, ठीक है सर, एल्केन है मेरे पास, ठीक है सर, उसमें से तूने एक हाइड्रोजन हटा दिया ना मेरे भाई, एक हाइड्रोजन तूने फ्री कर दिया, तो जो तेरा बना ना वो तेरा क्या बन गया? एल्काइल बन गया। ठीक है। जैसे मैं तेरे को एग्जांपल दिखाता हूं कि जैसे देख, ये तेरे पास क्या है? मीथेन है सर, मीथेन है। इसमें से तूने एक हाइड्रोजन हटाया, तो तेरे पास क्या बन गया? CH3 बन गया। तो ये तेरा क्या बन गया? मिथाइल बन गया। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है। वैसे अगर मैं बात करूं तेरे पास, जैसे ये क्या है? इथेन है, 2 कार्बन का एल्केन, ठीक है सर। और इसमें से तो अगर एक हाइड्रोजन हटाता है तो तेरा क्या बन जाएगा? CH3 CH2। ठीक है। तो ये तेरा क्या बन गया? इथाइल बन गया। क्या बन गया? इथाइल बन गया। ठीक है। मतलब जो ये मैं इथाइल मिथाइल ये सब बोल रहा हूँ ना, ये तेरे कौन से ग्रुप है? एल्काइल ग्रुप है। कौन से ग्रुप है सर? ये एल्काइल ग्रुप है। ठीक है। और ये तेरे क्या थे? एल्केन थे। मतलब तूने एल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन हटा दिया तो तेरा कहीं ना कहीं कौन सा ग्रुप बनने वाला है? एल्काइल ग्रुप बनने वाला है। तेरा कौन सा ग्रुप बनने वाला है? एल्काइल बनने वाला है। ठीक है। तो वही बात मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, आपको समझ में आ गई होगी। कोई भी तूने एल्केन पकड़ा, उसमें से एक हाइड्रोजन हटा दिया, तो तेरा क्या बन गया सर? एल्काइल बन गया। क्या बन गया सर? एल्काइल बन गया। कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पर लिखा हुआ अपन हेलो, हेलो का मतलब मैंने आपको बता दिया। हेलो का मतलब क्या सर? हेलोजन। तो यहाँ पर तेरा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई सा भी हेलोजन हो सकता है। अगर फ्लोरीन होगा तो तू क्या बोलता है? फ्लोरो। क्लोरीन होता है तो तू क्या बोलता है? क्लोरो। ब्रोमीन होता है तो तू क्या बोलता है? ब्रोमो। और आयोडीन होता है तो तू क्या बोलता है? आयोडो। तो ये भी बात तेरे को पता है। फिर आती है बात एरीन्स की। तो एरीन्स क्या होते हैं तेरे? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो जितने भी तेरे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको तू प्यार से क्या बोल सकता है? उनको तू देसी भाषा में क्या बोल सकता है? एरीन्स बोल सकता है सर। तो मैं बेंजीन को भी क्या एरीन बोल दूं? क्या मैं बेंजीन को भी एरीन बोल दूं? यस सर, आप बेंजीन को भी एरीन बोल सकते हो, क्योंकि बेंजीन भी मेरा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। फिर अपन बात करते हैं हेलो एल्केन की। तो हेलो एल्केन मैंने आपको ऊपर बता दिया। देख, मेरे पास कोई एल्केन है, वहां पर मैंने कार्बन से एक हाइड्रोजन हटाया और वहां पर मैंने उस कार्बन को क्या दे दिया? हेलोजन दे दिया। तो मेरा क्या बन गया सर? हेलो एल्केन बन गया। वहीं अगर मैं हेलो एरीन की बात करूं, ठीक है, जैसे मेरे पास बेंजीन था, तो बेंजीन में हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है। ठीक है। तो एक कार्बन को मैंने पकड़ा, उसमें से मैंने हाइड्रोजन हटाया और वहां पर मैंने कोई हेलोजन लगा दिया, तो मेरे पास क्या बन गया सर? हेलो एरीन बन गया। क्या बन गया सर? हेलो एरीन बन गया। तो हेलो एल्केन भी आपको पता है और हेलो एरीन भी आपको पता है। बाकी ये तो अपन चैप्टर भी स्टार्ट नहीं किए हैं, अभी चैप्टर स्टार्ट होगा तो बिल्कुल आपको अच्छे से बिल्कुल डेप्थ में जाने का मौका मिलेगा और बिल्कुल कंसेप्ट को सीखते हुए अपन बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और बाकी जब मैंने आपको जीओसी पढ़ाया था, आपको हाइड्रोकार्बन पढ़ाया था, तो 25 बार ये चीज बता चुका हूं कि जो हाइलोजेंस होते हैं उनकी लीविंग टेंडेंसी बहुत भयंकर होती है, जो हैलोजेंस होते हैं उनकी भागने की क्षमता, भागने की टेंडेंसी बहुत भयंकर होती है। और इसमें भी सबसे ज्यादा भागने की क्षमता किसकी होती है? आयोडीन की होती है। फिर किसकी होती है? ब्रोमीन की। फिर किसकी होती है? क्लोरीन की। फिर सबसे कम किसकी होती है? फ्लोरीन की। ठीक है। इनकी भागने की क्षमता क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। ये अपना माइनस चार्ज लेके भाग जाएंगे और जहां पर ये चिपके रहते हैं ना, वहां पर क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे ये अपना बात करूं मैं, अगर जैसे यहाँ पर क्या अपना ये लगा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए बॉन्ड टूटेगा और ये कहीं ना कहीं जो अपना आयोडीन है ना, जो अपना आयोडीन है वो अपना माइनस चार्ज लेके भाग जाएगा सर। वो अपना माइनस चार्ज लेके भाग गया। ये देखो, ये भाग गया, दूर चला गया देख। और जहां पर वो लगा था वहां पर क्या आ जाएगा? तेरा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। मतलब जो तेरे हैलोजेंस है ना, उनकी जो लिविंग टेंडेंसी है, उनकी जो भागने की क्षमता है ना, उनके जो धोखा देने की क्षमता है, धोखा देख के भाग जाते हैं सर, माइनस चार्ज लेके चले जाते हैं। और पीछे जहां पर वो पहले लगे रहते हैं ना, जिस कार्बन पे वो पहले अटैच थे, उस कार्बन पे तेरा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो ये मैं आपको बात ऑलरेडी
25 बार लगभग बता चुका हूँ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। ठीक है, तो अब करते हैं हमारा ये जो अपना चैप्टर है हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स का, अब स्टार्ट हो रहा है। अभी तक तो मैंने आपको जो भी पढ़ाया बेसिक बातें बताई, ताकि आपको पूरा जो चैप्टर है वो अच्छे से समझ में आ जाए कि हम चैप्टर में क्या करने वाले हैं और हमको अभी तक क्या क्या पता है सर। ठीक है, अब हम बात करते हैं एनसीईआरटी की जो पहली लाइन लिखी हुई है ना सर, एनसीईआरटी की जो पहली लाइन लिखी हुई है वो लिखी हुई है सर, जो हेलोजिनेटेड कंपाउंड्स होते हैं। अब हेलोजिनेटेड कंपाउंड्स मतलब अबे कोई भी कंपाउंड जिसमें तेरा हेलोजन लगा हुआ है, कोई भी कंपाउंड जिसमें तेरा हेलोजन लगा हुआ है वो क्या है तेरा सर, हेलोजिनेटेड कंपाउंड है। ठीक है, ठीक है, तो जो अपने हेलो एल्केन्स हैं, जो अपने हेलो एरीन्स हैं, ये क्या है अपने हेलोजिनेटेड कंपाउंड्स हैं। ठीक है, तो जो तेरे हेलोजिनेटेड कंपाउंड्स होते हैं ना, ठीक है, तो ये इन्वायरमेंट में ना परसिस्ट कर जाते हैं इन्वायरमेंट में, और ये इन्वायरमेंट में परसिस्ट कर जाते हैं बिकॉज ना इनके पास क्या है, इनके पास रेजिस्टेंस है। इनके पास रेजिस्टेंस है, किस चीज का रेजिस्टेंस, जो अपने सॉइल में बैक्टीरिया प्रेजेंट है ना, वो भी इनको डिग्रेड नहीं कर सकते, वो भी कहीं ना कहीं इनको कुछ हार्म नहीं कर सकते। इनके पास उसके लिए रेजिस्टेंस है यार, जो कहीं ना कहीं सॉइल में बैक्टीरिया प्रेजेंट है ना, उनके लिए रेजिस्टेंस है इनके पास यार, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा उनसे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता उनसे, तो ये अपना मस्त जीते रहते हैं और इसीलिए अपना इन्वायरमेंट में ये परसिस्ट कर जाते हैं। कौन सर, हेलोजिनेटेड कंपाउंड्स। तो ये एनसीईआरटी की पहली लाइन है, अपने को पता है, इसमें क्लियर अपने को ये पता होना चाहिए कि जो अपने हेलोजिनेटेड कंपाउंड्स होते हैं वो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस होते हैं किसके, सॉइल बैक्टीरिया के। समझ में आ गई बात। ठीक है, जैसे अपन बात करते हैं डीडीटी की, तो डीडीटी अपना क्या है सर, हेलोजिनेटेड कंपाउंड है। आपको आगे मैं बताऊंगा जब इसका स्ट्रक्चर डिटेल में बताऊंगा कि इसमें क्लोरीन लगे होते हैं सर, कार्बन के साथ क्लोरीन लगे होते हैं सर। तो ये अपना क्या है सर, हेलोजिनेटेड कंपाउंड है, क्योंकि क्लोरीन अपना हेलोजन होता है सर। इसकी अगर मैं फुल फॉर्म आपको बताऊं डीडीटी की, तो ये होता है अपने डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखना है। बाकी इसके बारे में एनसीईआरटी में भी डिटेल में दे रखा है और हम भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं जो जो आपको एनसीईआरटी में दे रखा है, ताकि आपको बिल्कुल कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये पहली लाइन आपको क्लियर हो गई। ठीक है, अब देख ये क्या लिखा हुआ मैंने, हेलो एल्केन, और हेलो एल्केन क्या होता है मैंने आपको बता दिया सर। हेलो एल्केन क्या होता है मैंने आपको बता दिया। मेरे पास कोई एल्केन है, ठीक है, वहां पर मैंने कार्बन से कोई हाइड्रोजन हटाया और उस कार्बन को मैंने क्या दे दिया, हेलोजन दे दिया। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया, मेरा हेलो एल्केन बन चुका है। और हेलो एल्केन का एक दूसरा नाम भी होता है, हेलो एल्केन को अपन क्या बोलते हैं, एल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं। हेलो एल्केन को अपन क्या बोलते हैं, एल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं। और इसको अपन कैसे शो करते हैं, आर एक्स से शो करते हैं। कैसे शो करते हैं, आर एक्स से। आर का मतलब होता है एल्काइल, आर का मतलब तेरा क्या है, एल्काइल, और एक्स का मतलब तेरा क्या है, हैलाइड। जैसे अगर मैं बात करूं CH3Cl, तो ये तेरा क्या हो गया, मिथाइल क्लोराइड। क्या बन गया तेरा, मिथाइल क्लोराइड। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर, ये हमको पता है, अच्छे से पता है, और बहुत बार हम यूज भी करते आ रहे हैं हाइड्रोकार्बन चैप्टर में। ठीक है सर, ठीक है। अब देख तू, अब तेरे को मैंने ये बता दिया कि एल्काइल क्या होता है, ये तो तुझे पता है कि एल्काइल क्या होता है। यहाँ पर मैंने तुझे बता दिया था कि कोई एल्केन है, एल्केन में से तूने अगर एक हाइड्रोजन फ्री किया, एक हाइड्रोजन हटा दिया, तो जो तेरा बनाना वो तेरा क्या है सर, एल्काइल है। ठीक है सर, अब देख, अब हम पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन, और या फिर इसको क्या बोलते हैं अपन, एल्काइल हैलाइड बोलते हैं। ठीक है, तो देख तेरे पास एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, तेरे पास क्या सर, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। एलिफेटिक मतलब जो रिंग में ना हो, जो ओपन चेन में हो सर। ठीक है, उसमें से क्या किया तूने, किसी कार्बन में से हाइड्रोजन हटाया और वहां पर उस कार्बन को तूने क्या दे दिया, हेलोजन दे दिया। मतलब तूने एक हाइड्रोजन हटाया और वहां पर तूने एक क्या दे दिया, हेलोजन दे दिया। तो ये तेरा क्या हो गया, हेलो एल्केन हो गए, या फिर एल्काइल हैलाइड इसको अपन बोलते हैं, या फिर इसको अपन एल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, जैसे अपने पास ये क्या था, इथेन था। जैसे अपने पास ये क्या था सर, इथेन था सर। अब इथेन में मैंने क्या किया, इथेन में मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने एक हाइड्रोजन हटाया, हाइड्रोजन तो मैंने हटाया, और प्लस मैंने क्या किया, हेलोजन ऐड कर दिया। तो अब देख मेरे पास क्या बन गया, CH3 CH2X। तो ये क्या बन गया तेरा, ये जो तेरा प्रोडक्ट बना ना, ये तेरा क्या बन गया सर, हेलो एल्केन बन गया, या फिर मैं बोलूँ इसको एल्काइल हैलाइड बन गया। ये तेरा क्या हो गया, एल्काइल, तो ये तेरा क्या हो गया, हैलाइड। इसको अपन दिखाते हैं RX से। किससे दिखाते हैं अपन, RX से दिखाते हैं। कितने भी एल्काइल हो गए, जो भी एल्काइल हो गया, अलग अलग प्रकार के एल्काइल होते हैं, तो उनको अपन काई से शो करते हैं, R से शो करते हैं। ठीक है, तो R अपना क्या होता है, एल्काइल ग्रुप होता है। ठीक है सर, तो यहाँ पर अपना कौन सा एल्काइल ग्रुप था, इथाइल ग्रुप था, क्योंकि 2 कार्बन का है तो इथ यूज करूंगा, तो इथाइल ग्रुप है। तो ये अपना क्या हो गया, इथाइल हैलाइड, इथाइल हैलाइड। ठीक है, तो ये अपना RX बन गया।
ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और ये क्या छोटी छोटी बातें हैं यार, किसी को भी समझ में आ जाएंगी, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से देख, एक बात तूने ध्यान से गौर करी क्या, एक बात तूने ध्यान से गौर करी क्या, तूने हेलो हेलो एल्केन तो बना दिया, तूने एल्काइल हैलाइड तो बना दिया, तूने एल्काइल हैलाइड तो बना दिया, पर एक बात तूने गौर करी क्या, ये जो हेलोजन है ना सर, ये जो हेलोजन है, ये जिस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है ना, ये जिस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है, ये जिस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है, इस वाले कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है, तो इसका तो हाइब्रिडाइजेशन अगर देखे ना, तो देख भाई सारे सिंगल बॉन्ड लगे हुए हैं इसके साथ, सारे सिंगल बॉन्ड अगर कार्बन के साथ पाए गए तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है सर, sp3 होता है। तो वही बात मैं यहाँ पर लिख दूं क्या, जिस कार्बन पे हेलोजन लगा हुआ ना, वो कार्बन तेरा क्या होने वाला है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा। तो तेरा क्या होगा सर, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, मैंने हेलो एल्केन बना दिया, यस सर। और अपन बात करें कि जिस कार्बन के साथ तेरे यहाँ पे हेलोजन अटैच होने वाला है ना, वो कार्बन तेरा क्या रहने वाला है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन रहने वाला है। जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जांपल देख लिया, कोई दिक्कत नहीं है सर, यहाँ पर बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर है। और ये एनसीईआरटी की लाइन है सर, एनसीईआरटी की लाइंस में आपको सारी बता रहा हूँ। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं, दूसरा अपना आता है हेलो एरीन्स का। और हेलो एरीन्स का दूसरा जो नाम होता है वो होता है अपना एराइल हैलाइड। क्या होता है सर, एराइल हैलाइड। मतलब सर हेलो एल्केन को अपन बोलते हैं एल्काइल हैलाइड, और हेलो एरीन्स को अपन बोलते हैं एराइल हैलाइड। यस सर, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने आपको बात बताई थी कि कोई मेरे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, और वहां पर मैं अगर कार्बन के साथ हाइड्रोजन जो अटैच था, उस हाइड्रोजन को हटा के वहां पर मैं हाइड्रोजन लगा दूं, तो मेरा क्या बन जाता है सर, मेरा बन जाता है, क्या बन जाता है, हेलो एरीन बन जाता है, मेरा हेलो एरीन बन जाता है, या फिर मैं उसको बोलूं एराइल हैलाइड बन जाता है। तो यहाँ पर वही बात लिखी हुई है, तो ये बात आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल करा देता हूँ। जैसे ये मेरे पास बेंजीन है, यस सर बेंजीन है, तो बेंजीन तेरा क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, यानी ये तेरा क्या एरीन है, क्योंकि मुझे पता है सर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को ही तो अपन एरीन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस कार्बन को अगर मैं देखूं, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट था, अब मैंने हाइड्रोजन को क्या किया, माइनस हाइड्रोजन कर रहा, और मैंने प्लस क्या किया, हेलोजन किया। तो मेरा जो प्रोडक्ट बनने वाला है, जो मेरा आंसर आने वाला है ना, वो क्या आ जाएगा सर, वो ऐसा आ जाएगा। इसी को तो मैं बोलता हूँ हेलो एरीन्स या फिर एराइल हैलाइड। समझ में आ गई बात, ये मेरा पास खेल हो गया। ठीक है, अब देख तूने हेलो एरीन तो बना दिया, तूने हेलो एरीन तो बना दिया सर, तूने एराइल हैलाइड तो बना दिया, पर ध्यान से तूने एक बात देखी क्या, हेलोजन जिस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है, हेलोजन तेरा इस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है, तो इसका हाइब्रिडेशन अगर तू देखे ना, तो इस कार्बन के पास एक डबल बॉन्ड है भाई, इस कार्बन के पास एक डबल बॉन्ड है। और मैंने तेरे को बता रखा है सर कि कार्बन के पास अगर एक डबल बॉन्ड हो, तो उसका जो हाइब्रिडेशन होता है वो क्या होता है सर, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। वो क्या होता है सर, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो यहाँ पर जो बात लिखी हुई है उसमें कोई तेरे को दिक्कत है क्या, जिस कार्बन पे तेरा हेलोजन अटैच है ना, उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन तेरा sp2 रहने वाला है। किसके केस में, जब हम बात करते हैं हेलो एरीन्स के केस में या फिर एराइल हैलाइड के केस में। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होते चल रहे हैं कि जब मैं बात करूं हेलो एल्केन की, तो जो हेलोजन अपना लगा हुआ है जिस कार्बन के साथ, वो कार्बन तेरा sp3। और अगर मैं बात करूं हेलो एरीन की, तो यहाँ पर तेरा हेलोजन जिस कार्बन के साथ लगा हुआ है उसका हाइब्रिडाइजेशन तेरा sp2 रहने वाला है। समझ में आ गई बात। ठीक है, और अगर आप ये बातें भूल चुके होंगे ना कि कैसे अपन हाइब्रिडेशन को देखते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको वापस बता देता हूँ। देख, कार्बन के पास तेरा सारे सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन के पास तेरे सारे सिंगल बॉन्ड हो, तो वो उसका हाइब्रिडेशन होता है तेरा sp3। कार्बन के पास अगर एक डबल बॉन्ड हो, उसका हाइब्रिडेशन होता है सर sp2। कार्बन के पास अगर एक ट्रिपल बॉन्ड हो, उसका हाइब्रिडेशन होता है सर sp। सर कार्बन के पास दो डबल बॉन्ड हो, उसका हाइब्रिडेशन होता है सर sp। ठीक है, तो ये बातें मैंने आपको ऑलरेडी बहुत बार बता रखी हैं और आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे हेलो एल्केन, जिसको अपन एल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं, और फिर हमने बात करी हेलो एरीन की, जिसको अपन एराइल हैलाइड भी बोलते हैं। और आपको अब समझ में आ गया होगा, दिमाग में समझ में आ गया होगा कि हेलो एल्केन किसको बोलते हैं और हेलो एरीन्स अपन किसको बोलते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन। अब एनसीईआरटी आगे बोलती है
कि जैसे CCl4 है अपना, CCl4 में जब हाइड्रोकार्बन चैप्टर आपको पढ़ा रहा था ना, तो बहुत बार मैंने ये शब्द आपके लिए यूज किया था। CCl4 मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो मैंने आपको क्या बताया था, ये अपना क्या होता है सर, नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। क्या होता है सर, नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। तो कुल मिला के ये है क्या सर अपना, ये तो अपना हेलोजेनेटेड कंपाउंड ही है, मतलब कार्बन के साथ हेलोजन लगा हुआ है ना, तो तेरा ये क्या है, हेलोजेनेटेड कंपाउंड है। तो देख तेरे जो हेलोजेनेटेड कंपाउंड्स होते हैं ना, वो तेरे कहीं ना कहीं देख सॉल्वेंट की तरह यूज किए जा सकते हैं, यूज किए जा सकते हैं। एक तेरे पास जीता जाता एग्जांपल यहाँ पर खुद बैठा हुआ है यार, कार्बन टेट्राक्लोराइड, वो खुद बोल रहा है कि मैं एक नॉन पोलर सॉल्वेंट हूँ, नॉन पोलर सॉल्वेंट हूँ। तो यहाँ से तेरी बात क्लियर हो गई कि सर जो तेरे हेलोजेनेटेड कंपाउंड्स होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं तेरे सॉल्वेंट की तरह भी यूज किया जा सकते हैं, जैसे कि तेरा मेन एग्जांपल हो गया कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये बात तेरे को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं क्लोरोएम्फेनिकॉल। क्लोरोएम्फेनिकॉल तुमने बहुत बार सुना होगा जब तुम चैप्टर पढ़ते हो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एक एनसीईआरटी में एक चैप्टर है, उसको तुम अगर पढ़ोगे तो वहां पर तुम्हारे पास एक एंटीबायोटिक का नाम आता है, वो तेरा क्लोरोएम्फेनिकॉल। तो ये कहीं ना कहीं क्या है सर, एंटीबायोटिक है। क्या है सर, ये एंटीबायोटिक है और काय के लिए ट्रीट की जाती है, फॉर टाइफॉइड फीवर, ठीक है सर, ठीक है। और इसमें तेरा क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरीन प्रेजेंट होता है, क्लोरीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। मतलब जो तेरा ये क्लोरोएम्फेनिकॉल है ना सर, ये भी कहीं ना कहीं अपना क्या है, हेलोजिनेटेड कंपाउंड्स है। तो यहाँ पर अपने को ये भी बात पता लग गई कि जो अपने हेलोजिनेटेड कंपाउंड्स है ना, वो तेरे कहीं ना कहीं एंटीबायोटिक की तरह भी यूज किया जा सकता है यार। जैसे कि अपना मेन एग्जांपल कौन है, क्लोरोएम्फेनिकॉल। कौन है सर, क्लोरोएम्फेनिकॉल, ठीक है सर। फिर अपन बात करते हैं थायरोक्सिन की। किसकी बात करते हैं, थायरोक्सिन की। थायरोक्सिन तूने कहाँ पढ़ा था, जब तूने बायोलॉजी का जो लास्ट टॉपिक है ना सर, इंडोक्राइन ग्लैंड्स वाला, वो वाला जो तूने पढ़ा था, उसमें तेरे को थायरोक्सिन हार्मोन सुनाई दिया होगा, ठीक है। तो थायरोक्सिन क्या सर, एक हार्मोन है। तो ये कहाँ से निकलता है सर, थायराइड ग्लैंड से निकलता है। और इसमें क्या प्रेजेंट होता है सर, अपना आयोडीन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, आयोडीन प्रेजेंट होता है। और आयोडीन तो तेरा क्या है सर, हेलोजन है ना, हेलोजन है ना। मतलब जो तेरा ये थायरोक्सिन है, ये भी तेरा क्या हो गया, हेलोजिनेटेड कंपाउंड हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब हम बात करते हैं, वहां पर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि अगर थायरोक्सिन की कमी हो गई ना बॉडी में, अगर तेरी बॉडी में आयोडीन की कमी हो गई, यानी फिर थायरोक्सिन की कमी हो गई, तो तेरे को एक बीमारी हो जाएगी, वो उसको अपन बोलते हैं गोइट्रे। क्या बोलते हैं, गोइट्रे बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है सर। इसमें जो तेरा ये थायराइड ग्लैंड है ना, ये फूल जाता है, तेरा गला क्या हो जाता है, फूल जाता है, गला तेरा फूल जाएगा। यहाँ पर मैंने ये भी दिखा रखा है आपको, ये जो लेडी है, इसका गला फूल गया पूरा, इसका जो थायराइड ग्लैंड था ये पूरा फूल गया सर। इसको कौन सी बीमारी हुई है सर, इसको गोइट्रे हो गई है सर। इसको कहीं ना कहीं इसको क्या हुआ है, आयोडीन की कमी हो गई है, या फिर मैं इसको बोलूं कि इसको अपना थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो गई है, ठीक है। तो थायरोक्सिन की कमी के कारण कौन सी बीमारी, गोइट्रे। और अगर मैं बात करूं थायरोक्सिन अगर मेरे पास एक्सेस में प्रोड्यूस होने लग गया, थायरोक्सिन का अगर एक्सेस हो गया मेरी बॉडी में, तभी भी मेरे लिए दिक्कत है यार। तब भी जो प्रॉब्लम होने वाली है उसको अपन बोलते हैं एक्सोप्लाज्मिक गोइट्रे। कौन सी, एक्सोप्लाज्मिक गोइट्रे। और इसको अपन बोलते हैं ग्रेव डिजीज भी, इसको अपन बोलते हैं ग्रेव डिजीज भी, इसको अपन बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, जो अपनी एक्सोप्लाज्मिक गोइट्रे होती है ना, उसमें जो अपनी आंखों की आई बॉल होती है, वो बिल्कुल बाहर निकल जाती है। इसको अपन बोलते हैं प्रोट्रशन ऑफ आई बॉल, प्रोट्रशन ऑफ आई बॉल। मतलब जो अपनी आई बॉल है बिल्कुल आगे निकल जाती है, बिल्कुल अजीब सा डरावना सा बन जाता है इंसान यार। यहाँ पर देख इस लेडी को, ये कैसे डरावनी सी लग रही है। तो इसको क्या हो रखा है, इसको इसकी बॉडी में कहीं ना कहीं अपना जो थायरोक्सिन हार्मोन है उसका सिंथेसिस बहुत ज्यादा हो चुका है, इसको हाइपर थायरोइडिज्म हो गया। हाइपर मतलब ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी बीमारी है, उसको एक्सोप्लाज्मिक गोइट्रे, ठीक है। तो ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, नहीं सर हम बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे। यहाँ पर एक हार्मोन का नाम आया था थायरोक्सिन हार्मोन, वो हम इसलिए पढ़ रहे थे क्योंकि उसके पास क्या प्रेजेंट है, आयोडीन प्रेजेंट है। और हम ये चैप्टर जो पढ़ रहे हैं वो यही तो पढ़ रहे हैं, हेलोजिनेटेड कंपाउंड्स का। मतलब ये कहीं ना कहीं अपना क्या है, हेलोजिनेटेड कंपाउंड है, क्योंकि इसके पास हेलोजन प्रेजेंट है। कौन सा हेलोजन, आयोडीन इसके पास प्रेजेंट है, ठीक है। बाकी डिटेल में आप ये सब बायोलॉजी में ही पढ़ने वाले हो, तो जितना यहाँ पर यूज आने वाला है मैं उतना आपको पढ़ा दे रहा हूँ। फिर अपन बात करते हैं, एक अपने पास एक ड्रग आता है क्लोरोक्वीन। कौन सा ड्रग, क्लोरोक्वीन, ठीक है सर। तो ये जो ड्रग है ये आपका काई के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। कौन सा ड्रग है, ये अपना क्लोरोक्वीन है। अगर मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताऊं तो ये अपना क्लोरोक्वीन है। तो देख यहाँ पर कार्बन के साथ तेरा क्या लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये भी तेरा क्या है, एक हेलोजिनेटेड कंपाउंड रहने वाला है। और ये काय के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है, मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये तेरा है हेलोथेन। क्या सर, हेलोथेन। अब हेलोथेन क्या है तेरा सर, एनेस्थेटिक ड्रग है। जब सर्जरी होती है ना तो उस टाइम बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो उस दर्द को कम करने के लिए वहां पर उस पार्ट को सुन कर दिया जाता है, तो वहां पर एनेस्थीसिया अपन देते हैं, तो वो यूज किया जाता है अपना हेलोथेन। हेलोथेन, तो हेलोथेन अपना क्या है, एनेस्थेटिक ड्रग है, ठीक है सर। तो ये देख, ये अपना हेलोथेन,
ये अपना हेलोथेन, ठीक है सर। और यहाँ पर भी इन्होंने लिखा हुआ है इनहेलेशन एनेस्थेटिक, ठीक है, मतलब ये अपना क्या सर एनेस्थेटिक ड्रग होता है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपको मैंने जो बातें बताई बिल्कुल एनसीईआरटी में आपको दे रखी है और ये आपको सब अच्छे से समझ में आ गई, ठीक है सर। और फिर एनसीईआरटी में लास्ट में एक लाइन दे रखी है आपको, सर्टेन फुली फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स आर बीइंग कंसिडर्ड एज पोटेंशियल ब्लड सब्स्टिट्यूट्स इन सर्जरी, ठीक है। और इनको अपन बोलते हैं परफ्लोरोकेमिकल्स, ठीक है, परफ्लोरोकेमिकल्स। मतलब बोलने का मतलब ये है कि सर्टेन मतलब कुछ फुली फ्लोरिनेटेड कंपाउंड जिनमें पूरा फ्लोरीन लगा हुआ है ना सर, वो बीइंग यूज्ड एज अ पोटेंशियल, मतलब जो अपना ब्लड है, ठीक है, तो ब्लड का सब्स्टिट्यूट की तरह अपन उसको यूज कर सकते हैं यार। ब्लड में जैसे आरबीसी है, आरबीसी का काम क्या होता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है सर, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है। तो वैसे अपन बात करें यहाँ पर जो ये अपने परफ्लोरोकेमिकल्स है ना, ये भी कहीं ना कहीं ब्लड में जो सब्स्टिट्यूट्स हैं उसकी तरह यूज किया जा सकता है यार, उसकी तरह यूज किया जा सकता है। तो ये उसकी तरह यूज क्यों किए जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अपने बॉडी में अनरिएक्टिव है, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करने वाले, तो अच्छी बात है ना, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं ये क्या करते हैं ना, कैन डिजोल्व लार्ज वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लार्ज वॉल्यूम को क्या करते हैं, डिजोल्व कर देते हैं, ये ऑक्सीजन के लार्ज वॉल्यूम को डिसॉल्व कर देते हैं। मतलब ये कहीं ना कहीं ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर सकते हैं, ये अपने ऑक्सीजन के कैरियर में हेल्प करते हैं सर, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं इनका जो एक्सेलेशन होता है, मतलब ये बाहर कैसे आएंगे मेरी बॉडी से, मैंने जब सांस बाहर ली तो ये मेरी बॉडी से बाहर आ जाएंगे, तो कितनी अच्छी बात है यार, कहीं ज़्यादा कोई दिक्कत है इनको बाहर निकालने में भी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, मैंने एक्सेल किया और ये मेरी बॉडी से बाहर आ जाएंगे, बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं सर। फिर अपन बात करते हैं ये जो अपना ब्लड होगा ना उसके साथ इमिसिबल होते हैं, मिक्स नहीं होंगे ब्लड में सर, अगर ब्लड में मिक्स हो जाते तो दिक्कत की बात है। तो यहाँ पर ये ब्लड के साथ मिक्स नहीं होने वाले, ये अपना काम करेंगे और फिर वापस बाहर एक्सेलेशन से आ जाएंगे। फिर अपन बात करते हैं इनको मैं अपने ब्लड में कैसे इंजेक्ट कर सकता हूँ, एज सब माइक्रोन इमल्सन, इमल्सन मतलब दो लिक्विड या दो से ज्यादा लिक्विड का जो मिक्सचर होता है उसको अपन इमल्सन बोलते हैं। तो यहाँ पर अपन बात करें सब माइक्रोन, बिल्कुल माइक्रोन मतलब 10⁻⁹ होता है शायद, ठीक है, तो 10⁻⁹, ठीक है, तो बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं और आराम से इनको अपन ब्लड स्ट्रीम में डाल सकते हैं। और इन्होंने ब्लड स्ट्रीम में जाया और इन्होंने क्या किया सर, अपना काम कर दिया, इन्होंने ऑक्सीजन कैरियर का काम कर दिया, तो फिर आराम से ये बाहर भी निकल गए हमारी बॉडी से बाई एक्सेलेशन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सब्स्टिट्यूट की तरह यूज किया जाता है, ब्लड सब्स्टिट्यूट की तरह यूज किए जाते हैं इन सर्जरी, ठीक है। तो इनको अपन बोलते हैं परफ्लोरोकेमिकल्स। तो एनसीईआरटी की जो ये लाइन थी ये आपको अच्छे से समझ में आ गई कि जो हमारे कुछ फुली फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स होते हैं वो किसकी तरह यूज किया जा सकते हैं सर, ब्लड सब्स्टिट्यूट की तरह यूज किया जा सकते हैं इन सर्जरी। और इनको अपन क्या नाम देते हैं, परफ्लोरोकेमिकल्स, परफ्लोरोकेमिकल्स, ठीक है। बाकी मैंने आपको रीजन भी बता दिया कि ये ब्लड सब्स्टिट्यूट की तरह यूज किए क्यों जाते हैं, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। बाकी ये सब यहाँ पे डायग्राम थे, ये अपना गोइट्रे है, ये अपना एक्सोप्लाज्मिक गोइट्रे है सर, ये अपना हेलोथेन है जिसको अपन एनेस्थेटिक की तरह यूज करते हैं, ये अपना क्लोरोक्वीन है जो मलेरिया के लिए ड्रग यूज किया जाता है, ये अपना क्लोरोएम्फेनिकॉल है जो कहीं ना कहीं डेंगू फीवर में अपना एंटीबायोटिक दिया जाता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो मैंने आपको थायरोक्सिन बताया ना, थायरोक्सिन हार्मोन, तो देख थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो गई तो बीमारी होने वाली है गोइट्रे, तो थायरोक्सिन हार्मोन का एक्सेस हो गया तो बीमारी होने वाली है तेरी कहीं ना कहीं क्या, एक्सोप्लाज्मिक गोइट्रे। तो ये ध्यान रखना, ठीक है सर। तो ये अपने को एनसीईआरटी में आपको दिख जाएगा और ये एनसीईआरटी में दिख जाएगा आपको। तो एनसीईआरटी में आपको जब दिख जाएगा उससे पहले मैं आपको एक लाइन बता देता हूँ, ये जो मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई ना, तो यहाँ से आपको ये लगता नहीं है क्या, आपको यहाँ से ये कॉमन सेंस नहीं लग रहा आपको कि जो अपने हेलोएल्केन्स हैं और या फिर हेलोएरीन्स हैं, यानी जो अपने हेलोजिनेटेड कंपाउंड्स हैं वो तेरे कहाँ यूज किए जा रहे हैं, क्लिनिकली बहुत ज्यादा यूज किए जा रहे हैं। तो क्लिनिकली इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है यार हेलोएल्केन्स और हेलोएरीन्स का। तो जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ना उसका इंपॉर्टेंस क्लिनिकली बहुत ज्यादा है यार। देख एंटीबायोटिक में भी यूज आ गया, एनेस्थेटिक में भी यूज आ गया, तेरा ये हार्मोन में भी यूज आ रहा है, तो देख कितना क्लिनिकली इसका यूज है। तो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी इसीलिए तो बोल रही है कि जो अपने हेलोएल्केन्स और हेलोएरीन्स होते हैं ना इनका क्लिनिकली आपको बहुत ज्यादा यूजफुल दिख जाएगा, बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं इसका इंपॉर्टेंस आपका क्लिनिकली फील्ड में दिख जाएगा। तो वही बात यहाँ सब एनसीईआरटी देती है आपको, और आपको ये कहीं ना कहीं पैराग्राफ रीड करना है, और ये पूरा पैराग्राफ मैंने आपको बिल्कुल सरल भाषा में बिल्कुल डिकोड करके अच्छे से आपको समझा दिया है, आपको कहीं पे भी किसी भी शब्द में दिक्कत आने वाली नहीं है। तो आपको इसकी रीडिंग भी करनी है, क्योंकि आप इसकी जब रीडिंग करोगे ना तो आपको बिल्कुल मजा आने वाला है और आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट हो जाएगा। बाकी फिर एनसीईआरटी यहाँ पर लास्ट में लिखती है, इन दिस यूनिट यू विल स्टडी
द इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। यस सर, ये तो हम ऑलरेडी हर चैप्टर में, हर टॉपिक में यही देखते हैं। सबसे पहले अपन जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। पर यहाँ पर एक और चीज आने वाली है, यहाँ पर आप देखने वाले हो लास्ट में यूजेस ऑफ ऑर्गेनो हेलोजन कंपाउंड। यूजेस ऑफ ऑर्गेनो हेलोजन कंपाउंड, तो तेरे ऑर्गेनो हेलोजन कंपाउंड कौन कौन हो सकते हैं? जैसे कि अपन बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड डेट कंटेन एटलीस्ट वन हेलोजन बॉन्डेड टू कार्बन, मतलब कार्बन के साथ कम से कम एक हेलोजन तेरा बाउंड होना चाहिए। कार्बन है, कार्बन के साथ कम से कम, एक से ज्यादा हो सकते हैं, पर कार्बन के साथ कम से कम तेरा एक हेलोजन तो लगा होना ही चाहिए। तब मैं जाके बोलूंगा कि ये अपना क्या सर ऑर्गेनो हेलोजन कंपाउंड है। जैसे कि अपन बात करें यहाँ पर देख, कार्बन के साथ एक क्लोरीन लगा हुआ है, तो क्या जो अपना मिथाइल क्लोराइड है ये अपना ऑर्गेनो हेलोजन कंपाउंड है कि नहीं है? है सर। कम से कम कार्बन के साथ एक हेलोजन तेरे को अगर दिख गया, तूने बोल दिया उसको कि वो अपना क्या है सर ऑर्गेनो हेलोजन कंपाउंड है। जैसे कि अपन बात करें यहाँ पर इसकी बात करें क्लोरोबेंजीन की, तो देख यहाँ पर जो कार्बन है, तो कार्बन के साथ तेरा हेलोजन लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ? कार्बन के साथ तेरा हेलोजन लगा हुआ है, ठीक है। तो ये भी तेरा कहीं ना कहीं क्या है सर ऑर्गेनो हेलोजन कंपाउंड है। वैसे ही तू अगर क्लोरोक्वीन की बात करे, डीडीटी की बात करे, मतलब बहुत सारे 25 आ जाएंगे यार, जो तेरे कहीं ना कहीं क्या सर ऑर्गेनो हेलोजन कंपाउंड है। मतलब कार्बन के साथ तेरा कम से कम अगर एक हेलोजन भी लगा हुआ है ना, तो तूने बोल देना कि ये तेरा क्या सर ऑर्गेनो हेलोजन कंपाउंड है। बाकी इसके बारे में अपन डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। अब हम देखते हैं सर क्लासिफिकेशन, अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो जो अपने हेलो एल्केन्स हैं या फिर हेलो एरीन्स हैं, तो इनको क्लासीफाई कर रखा है अलग अलग पार्ट में। तो वही क्लासिफिकेशन अपन देखते हैं। सबसे पहले अपना आता है मोनो एल्केन। सबसे पहले आता है मोनो एल्केन। मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो मतलब वन, मोनो मतलब वन, ठीक है। मोनो का मतलब क्या होता है? वन। वैसे अपन बात करें डाई का, डाई का मतलब क्या होता है? टू। और ट्राई का मतलब क्या होता है सर? तीन, ठीक है। मोनो का मतलब वन, डाई का मतलब टू, ट्राई का मतलब तीन। तो ये तो बिल्कुल बच्चे बच्चे को पता है यार कि मोनो का मतलब वन होता है। तो यहाँ पर अपन बात करें मोनो एल्केन का। मोनो एल्केन की जब मैं बात करूं तो कॉमन सेंस की खुद से दिमाग लगा, मोनो एल्केन में क्या होता होगा कि भाई कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगा हुआ है ना, तो एक हाइड्रोजन तूने हटाना है और वहां पर तूने एक क्या लगाना है? हेलोजन लगाना है, ठीक है। मतलब तू अगर एक हाइड्रोजन को हटा के एक हेलोजन लगा देता है ना कहीं ना कहीं, तो वो तेरा क्या बनने वाला है? मोनो एल्केन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मोनो एल्केन बन जाएगा। वही बात है, देख एल्केन है मेरे पास, कोई एल्केन पकड़ना है, वहां पर तूने एक हाइड्रोजन को हटा के एक हेलोजन लगा देना है। तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है, एल्केन से एक हाइड्रोजन हटा और एक हेलोजन लगा दे, एक हेलोजन लगा दे, ठीक है। जैसे अपन बात करें यहाँ पर, ये अपना क्या है सर? इथेन है। इथेन अपना क्या एल्केन होता है? यस सर, ये मेरा एल्केन है, ठीक है। तो यहाँ पर तूने एक हाइड्रोजन हटाया और एक हेलोजन लगा दिया, तो तेरा ये क्या बन जाएगा? CH3 CH2X। तो ये तेरा क्या बन गया? मोनो एल्केन। मोनो एल्केन कितना सिंपल है यार, बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर। तो अब मैं सर खुद से बता सकता हूँ कि डाई हेलो एल्केन का मतलब क्या होगा? डाई हेलो एल्केन का मतलब क्या होगा कि सर दो हाइड्रोजन हटाओ और दो हेलोजन लगा दो। एल्केन को पकड़ा, एल्केन को पकड़ा और एल्केन में क्या करना है? दो हाइड्रोजन हटाओ और दो हेलोजन लगा दो, दो हाइड्रोजन हटाओ और दो हेलोजन लगा दो, तो तेरा बन जाएगा डाई हेलो एल्केन। जैसे अपन बात करें, ये मेरा एल्केन है, जैसे मेरा ये एल्केन है, कौन सा एल्केन है? ये इथेन है। तो यहाँ पर मैंने दो हाइड्रोजन हटाए और दो हेलोजन लगा दिए, तो तेरा क्या बन जाएगा? डाई हेलो एल्केन बन जाएगा। जैसे अपन बात करें, देख यहाँ से तूने एक हाइड्रोजन हटाया और तूने हेलोजन लगा दिया, यहाँ से भी तूने एक हाइड्रोजन हटाया और तूने हेलोजन लगा दिया, तो तेरे पास क्या बन गया? ये डाई हेलो एल्केन बन गया। मुश्किल है क्या? ये बिल्कुल आसान है यार, ये तो बिल्कुल बच्चा कर लेगा। कोई 6th क्लास का बच्चा, उसको पकड़ के ले आओ, वो भी ये कर लेगा, कोई उसको दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। तो सर मेरे को बिल्कुल समझ में आ गया, मोनो हेलो एल्केन मतलब सर एल्केन लिया मैंने, उसमें से एक हाइड्रोजन हटा के एक हेलोजन अगर मैं लगा दूंगा, तो तेरा मोनो हेलोजन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मोनो हेलोजन नहीं, सॉरी, मोनो हेलो एल्केन बन जाएगा, ठीक है। बात अगर करें अपन डाई हेलो एल्केन की, तो यहाँ पर तूने एक एल्केन लिया, उसमें से तूने क्या करना है? दो हाइड्रोजन हटाए और दो हेलोजन लगा दिए, तो तेरा क्या बन जाएगा? डाई हेलो एल्केन बन जाएगा, ठीक है। वैसे ही सिमिलरली ट्राई
हेलो एल्केन बनाएगा, कैसे बनाएगा, ट्राई हेलो एल्केन। तो तूने कहीं ना कहीं अब क्या करना है, 3 हैलोजन हटाने हैं, 3 हाइड्रोजन हटाने हैं और 3 हैलोजन लगाने हैं। 3 हाइड्रोजन हटा के क्या लगा देगा, 3 हैलोजन लगा देगा, किसमें, एल्केन में। तो यहाँ पर देख, जैसे तेरा ये एल्केन है, कौन सा एल्केन है, ये प्रोपेन है। यहाँ पर तूने क्या किया, 3 हाइड्रोजन हटा दिए और 3 हैलोजन लगा दिए, तेरा क्या बन जाएगा, ट्राई हेलो एल्केन बन जाएगा। देख यहाँ पर भी तूने एक हैलोजन लगा दिया, यहाँ पर भी तूने एक हैलोजन लगा दिया, और यहाँ पर भी तूने हैलोजन लगा दिया, ये तेरा बन गया ट्राई हेलो एल्केन। तो मोनो हेलो एल्केन बिल्कुल आसान है, डाई हेलो एल्केन बिल्कुल आसान है, और ट्राई हेलो एल्केन बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो जितने हाइड्रोजन को हम हटा के जितने हैलोजन लगा देते हैं ना, उतना ही कहीं ना कहीं उसमें यूज करते हैं कि अगर 1 करेंगे तो मोनो बोलेंगे, 2 करेंगे तो अपना डाई बोलेंगे, और 3 करेंगे तो अपना ट्राई बोलेंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है कि बिल्कुल समझ में ना आए। फिर उसके बाद अपन पढ़ते हैं मोनो हेलो एरीन। अब अपन एरीन वाला टॉपिक में आ गए हैं। तो एरीन तो बिल्कुल कुछ भी करनी नहीं है यार, कुछ भी नहीं सोचना। अब क्या करना है, एरीन में करना है हमको। एरीन में क्या करना है, मैंने 1 हाइड्रोजन हटाया और 1 हैलोजन लगा दिया, तो तेरा क्या बन जाएगा, मोनो हेलो एरीन बन जाएगा। जैसे अपन बात करें, ये तेरा क्या है, एरीन है, क्योंकि बेंजीन तेरा क्या होता है, एरीन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर तूने क्या किया, 1 हाइड्रोजन हटाया और 1 तूने क्या लगा दिया, हैलोजन लगा दिया, तो तेरा क्या बन गया, ये मोनो हेलो एरीन बन गया। ठीक है, वैसे अगर तू बात करें डाई हेलो एरीन की बात करेगा, तो यहाँ पर तूने क्या कर दिया, 2 हाइड्रोजन हटा के 2 हैलोजन तूने लगा दिया। ठीक है, वैसे अगर ट्राई हेलो एरीन की बात करें, तो यहाँ पर तूने देख 3 हाइड्रोजन हटा के 3 हैलोजन लगा दिए, तो तेरा बन गया ट्राई हेलो एरीन। बिल्कुल आसान है यार, बिल्कुल आसान है। तो यहाँ पर मैंने आपको 6 क्लासिफिकेशन बता दिए, मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, फिर मोनो हेलो एरीन, फिर डाई हेलो एरीन और ट्राई हेलो एरीन। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। जितने हाइड्रोजन को हटा के मैं जितने हाइड्रोजन लगाता हूँ ना, उतना ही अपन उसका बोल देते हैं कि मोनो, डाई या ट्राई। ठीक है सर, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये जो क्लासिफिकेशन हम अभी तक पढ़ रहे थे, मोनो, डाई और ट्राई वाला, तो ये क्लासिफिकेशन किस चीज पे बेस है, ये बेस है अपना नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स में। तो देख इसमें जैसे कितने हैलोजन एटम लगे हुए हैं, 3 लगे हुए हैं, तो यहाँ पर मैंने ट्राई बोल दिया। इसमें देख कितने हैलोजन लगे हुए हैं सर, 2 हैलोजन लगे हुए हैं, यहाँ पर मैंने डाई बोल दिया। इसमें देख सर 1 हैलोजन लगा हुआ है, यहाँ पर तूने मोनो बोल दिया। यहाँ पर देख सर कितने हैलोजन लगे हुए हैं, 3 हैलोजन लगे हुए हैं, तो तूने ट्राई बोल दिया। यहाँ पर देख सर कितने हैलोजन लगे हुए हैं, 2 हैलोजन लगे हुए हैं, सर तूने डाई बोल दिया। यहाँ पर सर 1 हैलोजन लगा हुआ है, तूने मोनो बोल दिया। तो जितने हैलोजन लगे हुए हैं ना तेरे, उसी बेसिस पे ये कहीं ना कहीं क्लासिफिकेशन हमने बताया। ठीक है, और ये आपको बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, क्योंकि बिल्कुल आसान सा क्लासिफिकेशन था, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं थी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, सर। ठीक है, अब हम देखते हैं सर, जो अपना मोनो हेलो एल्केन है ना, मोनो हेलो एल्केन मतलब एल्केन मेरे पास था, उसमें मैंने 1 हाइड्रोजन को हटा के 1 हैलोजन लगा दिया, तो ये तो मेरा मोनो हेलो एल्केन था। ठीक है, और अगर मैं बात करूं मोनो हेलो एरीन की, तो यहाँ पर क्या था, मेरे पास एरीन था, और एरीन में से मैंने 1 हाइड्रोजन हटा के 1 हैलोजन लगा दिया, तो ये मेरा क्या हो गया, मोनो हेलो एरीन हो गया। ठीक है, तो अब हम इनका क्लासिफिकेशन देखते हैं, मतलब हमको सिर्फ 1 हाइड्रोजन को हटा के 1 हैलोजन लगाना है। यहाँ पर अपन एल्केन भी ले सकते हैं और एरीन भी ले सकते हैं। ठीक है, एल्केन भी ले सकते हैं और एरीन भी ले सकते हैं, पर यहाँ पर अपने को सिर्फ क्या करना है, मोनो यूज करना है, क्योंकि अपन सिर्फ 1 हाइड्रोजन को हटा के 1 हैलोजन लगा रहे हैं। तो इसका क्लासिफिकेशन अपन देखते हैं। तो सबसे पहले अपना आता है एल्काइल हैलाइड। क्या आता है सर, एल्काइल हैलाइड। और मैंने आपको बता रखा है कि जो अपना एल्काइल हैलाइड होता है, इसका दूसरा नाम क्या सर, हेलो एल्केन है। जो अपन हेलो एल्केन टॉपिक यूज कर रहे हैं, उसका उसी का नाम तो अपना एल्काइल हैलाइड है। तो एल्काइल मतलब सर R, और हैलाइड मतलब अपना X, तो अपन इसको RX से भी शो करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं एल्काइल हैलाइड एंड हेलो एल्केन्स का। ठीक है, तो देख हैलोजन जिस कार्बन पे लगाओ ना, हैलोजन जिस कार्बन पे लगाओ, हैलोजन तेरा जिस कार्बन के साथ डायरेक्टली लगाओ, ठीक है, वो कार्बन कितने कार्बन से लगा है ये देखना होता है हमको। हैलोजन जिस कार्बन से लगा है, ठीक है, वो कार्बन तेरा कितने कार्बनों से लगा हुआ है, वही उसकी डिग्री बता देगा, जैसे देखिए अपना हैलोजन है, ठीक है, तो ये अपना इस कार्बन से लगा हुआ है, तो ये वाला कार्बन जिसमें मैंने स्टार लगाया ना, ये कार्बन कितने कार्बनों से लगा होगा वो इसकी डिग्री बता देगा। तो देख अपना बात करें सिर्फ 1 कार्बन से लगा हुआ है ना, सिर्फ 1 कार्बन से लगा हुआ है, तो यहाँ पर अपन बात करें ये कितना हो गया, 1 डिग्री एल्काइल
हैलाइड। ये अपना कौन सा डिग्री है? 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। इसको मैं बोल सकता हूं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। इतना सिंपल है यार। मतलब जो अपना हैलोजन है, हैलोजन जिस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है, यहाँ पर इस कार्बन के साथ अटैच है जिसमें मैंने स्टार कर दिया। अब देखा जाता है कि ये जो स्टार वाला कार्बन है, मतलब जिसके साथ हैलोजन डायरेक्टली अटैच है, ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? तो यहाँ पर देख सिर्फ ये एक ही कार्बन से अटैच है, तो मैं बोल दूंगा सिर्फ 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, यानी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है, फिर अपन इसकी बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सर, ये अपना हैलोजन है। ठीक है, तो हैलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है, कौन से कार्बन से अटैच है? इस कार्बन से अटैच है। तो अब इसी कार्बन को देखूंगा कि ये कार्बन कितने कार्बनों से अटैच है। तो देखिए, इससे भी अटैच है और इससे भी अटैच है, 2 कार्बन से ही अटैच है। तो यहाँ पर मैं बोलने वाला हूँ 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, या फिर इसको मैं बोलूंगा सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। कितना सिंपल है यार, बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अगर मैं इसकी बात करूं, ये जो हैलोजन को मैंने पकड़ा, हैलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच था वो कार्बन ये है। तो अब इसी कार्बन को देखा जाएगा कि ये कार्बन कितने कार्बनों से अटैच है। तो देखिए, कार्बन इस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से अटैच है। तो यहाँ पर ये 3 कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है। तो यहाँ पर मैं बोल दूंगा इसको 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, या फिर इसको मैं बोल दूंगा टर्चरी एल्काइल हैलाइड। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बोला कि हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है, वो कार्बन अगर एक कार्बन से अटैच होगा तो अपना क्या हो जाएगा? 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ठीक है, हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है, वो कार्बन अपना 2 कार्बन से अगर अटैच होगा तो अपना हो जाएगा 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। और हैलोजन अपना जिस कार्बन से अटैच है, वो कार्बन अपना 3 कार्बन से अगर अटैच हो तो अपना हो जाएगा टर्चरी अल्काइल हैलाइड, या फिर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। फिर अपना एक यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। यहाँ पर एक बार मैं इसको पकड़ूं तो ये जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन तो ये है। ठीक है, तो ये कार्बन किसी कार्बन से भी अटैच नहीं है। मतलब हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है, वो कार्बन तो किसी भी कार्बन से अटैच नहीं है। तो यहाँ पर मैं कौन सा डिग्री बोलूँ? तो याद रखना, इसको भी अपन क्या बोलते हैं? 1 डिग्री ही बोलते हैं। तो ये भी किस कैटेगरी में आता है? अपना 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड के कैटेगरी में आता है। 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड के कैटेगरी में आता है। इसको भी अपन क्या बोलते हैं? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो अपने को समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं है कि जो अपना 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड होता है वो कब होगा? कि जो हैलोजन लगा हुआ है ना, तो हैलोजन जिस कार्बन के साथ लगा हुआ है, या फिर वो एक कार्बन के साथ लगाओ या फिर वो एक भी कार्बन के साथ ना लगाओ, तो मेरा क्या आने वाला है? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, या फिर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड आने वाला है। तो ये वाला ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर ये बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ गया कि अपन अल्काइल हैलाइड और हैलो एल्केन्स में कैसे अपन 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री बता सकते हैं, कैसे अपन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी बता सकते हैं। ठीक है, तो हमको ये देखना होता है कि जो अपना हैलोजन के साथ डायरेक्टली कार्बन अटैच है ना, वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच है। वो कार्बन जितने कार्बन से अटैच होगा ना, उतनी ही उसकी डिग्री आने वाली है, उतनी ही अपनी अल्काइल हैलाइड की डिग्री आने वाली है। ठीक है सर, तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एनसीईआरटी यहाँ पर बोलती है कि अगर मैं अल्काइल हैलाइड का जनरल फॉर्मूला बनाऊं तो क्या बनेगा। अल्काइल हैलाइड का तू अगर जनरल फॉर्मूला बनाए तो देख क्या बनेगा। ठीक है, अल्काइल हैलाइड मतलब R और X। ठीक है, अब ध्यान से एक बात, कॉमन सेंस की बात सोच कि जो तेरा अल्काइल है ना, वो कब बना था, वो कैसे बना था। तूने बोला कि जो तेरा एल्केन है, एल्केन में से तेरा एक हाइड्रोजन निकलता था, तब जाके तेरा क्या बनता है? एल्काइल बनता है। एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। तो यहाँ से तूने अगर एक हाइड्रोजन हटा दिया तो क्या बन जाएगा? अब हो जाएगा CnH2n+1 हो जाएगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि तूने एक हाइड्रोजन क्या कर दिया? कम कर दिया। तो एल्काइल का तेरा जनरल फॉर्मूला क्या होगा? एल्काइल का CnH2n+1 क्या हो जाएगा सर? CnH2n+1। पर इसमें एक हाइड्रोजन भी लगा हुआ है, तो तूने एक हाइड्रोजन लगा दिया। तो जनरल फॉर्मूला तेरा अल्काइल हैलाइड का तू खुद से निकाल सकता है। जो तेरा एल्केन है उसमें से तूने एक हाइड्रोजन माइनस करना है और तूने क्या लगा देना है? हाइड्रोजन लगा देना है। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जितना मैंने अभी तक आपको पढ़ाया इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एलाइलिक हैलाइड। कौन सी सर? एलाइलिक हैलाइड। ठीक है, एलाइलिक
हैलाइड। ठीक है, अब देख एलाइलिक हैलाइड बिल्कुल सिंपल है, आपको कैसे ध्यान रखना है, सी डबल बॉन्ड सी को पकड़ना है आपने। ठीक है, सी डबल बॉन्ड सी पकड़ा, उसके बगल वाले कार्बन, जो सी डबल बॉन्ड सी के बगल वाला जो कार्बन होगा ना, उसमें तेरा क्या लगा होना चाहिए, हेलोजन लगा होना चाहिए। उसमें तेरा क्या लगा होना चाहिए, हेलोजन लगा होना चाहिए। तो तेरा क्या बोल दूंगा उसको, तो उसको क्या बोल देगा, एलाइलिक हैलाइड बोल देगा। ठीक है, जैसे देख सी डबल बॉन्ड सी को तूने पकड़ा, ठीक है, उसके बगल वाले कार्बन में तेरा क्या लगा हुआ है सर, हेलोजन लगा हुआ है, तूने बोल दिया एलाइलिक हैलाइड। ठीक है सर, तूने सी डबल बॉन्ड सी को पकड़ा, उसके बगल वाले कार्बन पे तेरा क्या लगा हुआ है सर, हेलोजन लगा हुआ है, तूने बोल दिया एलाइलिक हैलाइड। ठीक है सर, तूने सी डबल बॉन्ड सी को पकड़ा, उसके बगल वाले कार्बन पे तेरा सर हेलोजन लगा हुआ है, तूने बोल दिया सर एलाइलिक हैलाइड। तो आज के बाद अपना लड़का जानता है कि एलाइलिक हैलाइड कब होगा, कि अपन सी डबल बॉन्ड सी कार्बन को पकड़ेंगे सर, उसके बगल वाले कार्बन पे तेरा हेलोजन लगा होना चाहिए, तब जाके तू बोलेगा कि ये अपना एलाइलिक हैलाइड है। तो एलाइलिक हैलाइड बिल्कुल आसानी से अपन समझ में आपने को आ जाएगा और आराम से अपन पहचान सकते हैं कि एलाइलिक हैलाइड अपन किसको बोलने वाले हैं। सी डबल बॉन्ड सी को पकड़ना है, उसके बगल वाले कार्बन पे तेरा क्या लगा होना चाहिए, तेरा हेलोजन लगा होना चाहिए, तो तू बोल देगा एलाइलिक हैलाइड। तो यहाँ पर कोई डाउट की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अपन बात करते हैं बेंजाइलिक हैलाइड की। किसकी बात करते हैं अपन, बेंजाइलिक हैलाइड की। तो हम सोचते हैं ना, हम सोचते हैं कि ये देखो सर, ये देखो सर, ये बना बेंजीन और बेंजीन के साथ अपना हेलोजन लग गया, ये बन गया मेरा बेंजाइलिक हैलाइड। पर ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है सर, ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। तो अपना ये गलत बात इसलिए है ना, ये आपको मैं बताता हूँ एक कंसेप्ट। ये मेरे पास क्या है सर, बेंजीन है, ठीक है सर, और ये मेरे पास क्या है सर, टोइलीन है, इसको अपन बोलते हैं टोइलीन। बेंजीन की खोपड़ी में CH3 लिखा रहता है, इसको बोलते हैं अपन टोइलीन। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को पता है यहाँ पर क्या लगा हुआ, हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ सर, जो ये हाइड्रोजन लगा हुआ था ना, इस हाइड्रोजन को मैं फ्री कर रहा हूँ। तो ये जो मेरा बना ना, इसको अपन बोलते हैं क्या, फिनाइल बोलते हैं इसको, तो फिनाइल बोलते हैं भाई। जो अपन बेंजाइल यूज करते हैं ना, वो इसके लिए यूज करते हैं। अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाए, यहाँ से अगर एक हाइड्रोजन निकल जाए ना, तो ये क्या बन जाएगा, यू बन जाएगा। इसको बोलते हैं अपन बेंजाइल भाई, बेंजाइल। तो जब तू बोल रहा है कि बेंजाइलिक हैलाइड, तो तेरे को बिल्कुल समझ में आ गई बात क्या, जो बेंजीन है ना, बेंजीन को तूने पकड़ा, ठीक है, उसके साथ जो डायरेक्टली अटैच कार्बन है ना, उस कार्बन पे तेरा क्या लगा होना चाहिए, हेलोजन लगा होना चाहिए। बेंजीन पकड़ी तूने, बेंजीन के साथ जो डायरेक्टली कार्बन अटैच है, उस कार्बन के पास तेरा क्या होना चाहिए, हेलोजन लगा होना चाहिए। बेंजीन के साथ तूने डायरेक्टली हेलोजन नहीं लगाना, फिर तो फिनाइल यूज होगा ना भाई। यहाँ पर अपन बेंजाइल बोल रहे हैं, बेंजाइल मतलब टॉयलिन से बेंजाइल बनता है भाई तेरा। ध्यान रखना, जो बेंजाइल बनता है वो कहाँ से बना है तेरा, टॉयलिन से बना है। यहाँ पर देख, ठीक है, तो बिल्कुल अपने को समझ में आ गया कि बेंजीन रिंग है मेरे पास, उसको मैंने पकड़ा, ठीक है, उसके साथ जो डायरेक्टली अटैच कार्बन है, उस कार्बन के साथ तेरा क्या होना चाहिए, हेलोजन लगा होना चाहिए, तब जाके तू बोलेगा बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, यहाँ पर मैं तेरे को दिखा देता हूँ। सर तूने बेंजीन को पकड़ लिया, बेंजीन के साथ डायरेक्टली कार्बन अटैच था ये सर, और इस कार्बन के साथ तेरा हेलोजन अटैच है, तो ये क्या हो गया तेरा बेंजाइलिक हैलाइड हो गया। ठीक है, अपन बात करें बेंजीन को तूने पकड़ा, यस सर, बेंजीन के साथ जो डायरेक्टली कार्बन अटैच है ये है सर, उसके साथ तेरा हेलोजन अटैच था, तूने बोल दिया इसको बेंजाइलिक हैलाइड। यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। बेंजीन को पकड़ा, यस सर, बेंजीन को पकड़ लिया, बेंजीन के साथ जो डायरेक्टली अटैच कार्बन था, यस सर ये है, उसके साथ तेरा हेलोजन अटैच होना चाहिए, तूने बोल देना है बेंजाइलिक हैलाइड। तो बेंजाइलिक हैलाइड तू कब बोलेगा, बिल्कुल आराम से, तेरे को बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि बिल्कुल क्लियर हो चुका है। देख एलाइलिक हैलाइड क्या बोलेगा, सी डबल बॉन्ड सी को पकड़ा, उसके बगल वाले कार्बन पे तेरा क्या लगा होना चाहिए, हेलोजन लगा होना चाहिए, तूने बोल देना है एलाइलिक हैलाइड। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं बेंजाइलिक हैलाइड की, तो बेंजीन तूने पकड़ा, बेंजीन के साथ जो कार्बन डायरेक्टली अटैच है, उस कार्बन के पास तेरा क्या होना चाहिए, हेलोजन लगा होना चाहिए, तूने बोल देना जोर से चिल्ला के बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, तो बेंजाइलिक हैलाइड तुम आराम से पहचान लोगे। ठीक है, तो आज के बाद इसको कोई बेंजाइलिक हैलाइड नहीं बोलेगा, इसको कोई बेंजाइलिक हैलाइड नहीं बोलेगा। ठीक है सर, फिर अपन बात करते हैं विनाइलिक हैलाइड की। किसकी सर, विनाइलिक हैलाइड की। तो यहाँ पर देख, मैंने तेरे को क्या बोला कि सी डबल बॉन्ड सी को तूने पकड़ा, उसके बगल वाले कार्बन के साथ तेरा क्या लगा होना चाहिए, हेलोजन लगा होना चाहिए, तू बोलता था एलाइलिक हैलाइड। ठीक है, पर देख अगर बात करें सी डबल बॉन्ड सी को तू पकड़े और उसी के साथ तेरा कहीं ना कहीं हेलोजन लग जाए ना, सी डबल बॉन्ड सी तूने पकड़ा, ये तूने सी डबल बॉन्ड सी पकड़ा और इसी के साथ तेरा हेलोजन लगाओ, इसी के साथ तूने हेलोजन लगा दिया, तो ये तेरा क्या हो जाएगा, ये तेरा विनाइलिक हैलाइड हो जाएगा भाई, विनाइलिक हैलाइड हो जाएगा। कितना आसान है, बिल्कुल सिंपल सा।
बिल्कुल सिंपल सा। ये देख, तूने सी डबल बॉन्ड सी पकड़ा, इसी के साथ तेरा डायरेक्टली हेलोजन अटैच है, तूने विनाइलिक हैलाइड बोल दिया, तूने विनाइलिक हैलाइड बोल दिया। सी डबल बॉन्ड सी पकड़ा, इसके साथ तेरा डायरेक्टली हेलोजन अटैच है, तूने विनाइलिक हैलाइड बोल दिया। तूने सी डबल बॉन्ड सी पकड़ा, इसके साथ तेरा डायरेक्टली हेलोजन अटैच है, तूने विनाइलिक हैलाइड बोल दिया। तो आज के बाद अपना लड़का जानता है कब एलाइलिक हैलाइड बोलना है, कब बेंजाइलिक हैलाइड बोलना है, कब विनाइलिक हैलाइड बोलना है। यहाँ पर एक और आता है, यहाँ पर एक और आता है, ये आता है अपना एराइल हैलाइड। अब देख, एरोमेटिक रिंग है, ठीक है, जैसे अपनी बेंजीन एरोमेटिक रिंग होती है, तो बेंजीन के साथ डायरेक्टली तेरा कोई हेलोजन अटैच है, ठीक है, ये बेंजीन है, यस सर, इसके साथ तेरा डायरेक्टली कोई हेलोजन अटैच है, तब जाके तू बोलेगा क्या, एराइल हैलाइड। क्या बोलेगा, एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड का बोलना है, ध्यान रखना, ठीक है। इसको तू बेंजाइल हैलाइड मत बोल देना। बेंजाइल हैलाइड तो तब होता है ना, बेंजीन के साथ डायरेक्टली जो कार्बन अटैच है उस कार्बन के पास तेरा हेलोजन लगा होना चाहिए, पर बेंजीन के साथ डायरेक्टली तेरा अगर हेलोजन लग जाए तो तू बेंजाइलिक हैलाइड मत बोल देना, तू बोलेगा अपना कहीं ना कहीं एराइल हैलाइड। क्या बोलेगा सर, एराइल हैलाइड बोलेगा, ठीक है। तो आज के बाद अपना लड़का बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करने वाला इन शब्दों के बीच में, और ये एनसीईआरटी यहाँ पर बताती है, और मैंने आपको बिल्कुल सरल भाषा में बिल्कुल अच्छे से आपको समझा दिया, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। आपको पता है सर, अपना लड़का जानता है कि एराइल हैलाइड कब होगा, विनाइलिक हैलाइड कब होगा, एलाइलिक हैलाइड कब होगा, और बेंजाइलिक हैलाइड कब होने वाला है सर, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं, सर ये बेंजीन है, बेंजीन है, बेंजीन के साथ डायरेक्टली अपना हेलोजन अटैच है, ये अपना क्या हो गया सर, एराइल हैलाइड हो गया। सर ये अपना बेंजीन है, ये अपना बेंजीन है, बेंजीन के साथ डायरेक्टली हेलोजन अटैच है, मैंने इसको बोल दिया एराइल हैलाइड। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं है सर। तो अपन बात करें, देख मैंने आपको पहले क्या पढ़ाया, पहले क्लासिफिकेशन में आपको क्या पढ़ाया, एल्काइल हैलाइड पढ़ाया, ठीक है। फिर मैंने आपको क्या पढ़ाया, एलाइलिक हैलाइड पढ़ाया, ठीक है सर। फिर मैंने आपको क्या पढ़ाया, बेंजाइलिक हैलाइड पढ़ाया, यस सर। फिर मैंने आपको पढ़ाया विनाइलिक हैलाइड, ठीक है सर। फिर मैंने आपको पढ़ाया एराइल हैलाइड, ठीक है। तो अपन जो बात करें ना, पहले के जो 3 मैंने आपको पढ़ाए थे, पहले के 3 मतलब एल्काइल हैलाइड, यस सर, फिर एलाइलिक हैलाइड, यस सर, फिर बेंजाइलिक हैलाइड। तो यहाँ पर एक कॉमन चीज आपको दिखेगी, देखो कॉमन चीज यहाँ पर आपको एक दिखेगी, अब देख एक कॉमन चीज आपको यहाँ पर दिखेगी, देख ये अपना एल्काइल हैलाइड है, ठीक है। अब देख यहाँ पर हेलोजन जिस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है उसका एक बार क्या करते हैं ना, हाइब्रिडेशन निकाल के देखते हैं, मतलब हेलोजन जिस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है उस कार्बन का एक बार हाइब्रिडेशन निकाल के देखते हैं। सर यहाँ पर देख हेलोजन इस कार्बन के साथ अटैच है, सर ये तो सारे सिंगल बॉन्ड से लगा हुआ है, सर ये तो sp3 है। सर यहाँ पर हेलोजन इस कार्बन के साथ लगा हुआ है, सर ये तो sp3 है। यहाँ पर सर हेलोजन इस कार्बन के साथ लगा हुआ है, सर ये तो sp3 है क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड से अटैच है। सर यहाँ पर हेलोजन इस कार्बन के साथ लगा हुआ है, सर ये कार्बन तो अपना sp3 है। तो आज के बाद अपना लड़का जानता है बिल्कुल प्यारी सी बात कि जो एल्काइल हैलाइड है ना सर, जो अपना एल्काइल हैलाइड है सर, उसमें जो हेलोजन होता है ना वो जिस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच होता है वो कार्बन तेरा कहीं ना कहीं sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है भाई, वो तेरा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। अबे मेरे भाई हेलो एल्केन तो तूने ऊपर भी बताया था, मैं तेरे को वहां पर भी ये बात बताई थी, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना लड़का जानता है कि एल्काइल हैलाइड की जब बात करें, जब अपन हेलो एल्केन की बात करें, तो हेलोजन जिस कार्बन के साथ तेरा डायरेक्टली अटैच है उसका हाइब्रिडेशन तेरा क्या रहने वाला है सर, sp3 रहने वाला है। फिर हम बात करते हैं एलाइलिक हैलाइड की, किसकी बात कर रहे हैं, एलाइलिक हैलाइड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं हेलोजन जिस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है उस कार्बन का यहाँ पर देखते हैं अपन हाइब्रिडेशन। ये अपना हेलोजन है, हेलोजन सर इस कार्बन के साथ अटैच है, तो यहाँ तो ये सारा सिंगल बॉन्ड से अटैच है, ये भी अपना क्या सर, sp3। हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है, सर ये तो सारे सिंगल बॉन्ड से अटैच है, ये भी क्या होगा अपना sp3 होगा सर। सर अपन बात करें हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो सारे सिंगल बॉन्ड से अटैच है, यहाँ पर भी अपना क्या होगा सर, sp3 हो गया। यानी मतलब एलाइलिक हैलाइड में भी हेलोजन जिस कार्बन से डायरेक्टली अटैच होता है वो कार्बन तेरा sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं बेंजाइलिक हैलाइड की, यहाँ पर देखते हैं हेलोजन जिस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है इस कार्बन की अपन हाइब्रिडेशन देखते हैं। तो यहाँ पर हेलोजन इस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है, सर ये तो सारे सिंगल बॉन्ड से अटैच है, सर sp3 बोल दूं क्या, यस सर बोल दो। सर यहाँ पर हेलोजन जिस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है ये अपना sp3 बोल दूं क्या, बोल दो सर। सर यहाँ पर हेलोजन जिस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच, इसको सर sp3 बोल दूं क्या, यस सर बोल दो। तो आज के बाद अपना लड़का जानता है, चाहे बात करूं मैं एल्काइल हैलाइड की, चाहे बात करूं मैं एलाइलिक हैलाइड की, चाहे मैं बात करूं बेंजाइलिक हैलाइड की, यहाँ पर हेलोजन जिस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच होता है ना वो तेरा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है, वो तेरा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है। इसीलिए मैं यहाँ पर लिख दिया ABC, मतलब A मतलब एल्काइल हैलाइड वाला पार्ट, B मतलब एलाइलिक हैलाइड और C वाला मतलब
बेंजाइलिक हैलाइड। यहाँ पर हेलोजन जिस कार्बन से तेरा अटैच होगा डायरेक्टली वो तेरा कहीं ना कहीं sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन रहने वाला है। वहीं अगर मैं बात करूं डी और ई की, डी मैंने आपको कौन सा पढ़ाया था, डी में आपको विनाइलिक हैलाइड पढ़ाया था और ई वाले मैंने क्या पढ़ाया था, एराइल हैलाइड पढ़ाया था। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि हेलोजन जिस कार्बन पे डायरेक्टली अटैच हो वो तेरा क्या होगा, sp2 होगा। तो देख भी लेते हैं, आपको दिखा देता हूँ। देखो ये आया अपना डी, मतलब विनाइलिक हैलाइड, ठीक है सर। हेलोजन तो इस कार्बन के साथ अटैच है, सर ये कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है, sp2 बोल दूं क्या, sp2 बोल दूं क्या? यस सर। सर अपन बात करें हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है, अरे ये कार्बन तो डबल बॉन्ड से अटैच है, sp2 बोल दूं क्या? यस सर बोल दो। सर हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है, ये कार्बन तो सर डबल बॉन्ड से अटैच है, sp2 बोल दूं क्या? यस सर बोल दो। आज के बाद अपना लड़का जानता है विनाइलिक हैलाइड में हेलोजन जिस कार्बन से डायरेक्टली अटैच होता है वो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है सर, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है। वहीं अगर मैं बात करूं एराइल हैलाइड की, यस सर एराइल हैलाइड की बात करूं तो हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन के पास एक डबल बॉन्ड है, उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है उसके पास एक डबल बॉन्ड है, वो sp2 होगा कि नहीं होगा? होगा सर। तो यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया कि विनाइलिक हैलाइड एंड एराइल हैलाइड में हेलोजन जिस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच होता है वो कार्बन अपना sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है। तो ये जो बात मैंने आपको लिखी हुई है यहाँ पर, ये आपको बिल्कुल समझ में आती है कि नहीं आती? बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई? यस सर बिल्कुल समझ में आ गई, कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल सब समझ में आ रहा है, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी है, कहीं पे भी हम दिक्कत नहीं आती। हमने तो फालतू ही टेंशन बना रखा था, बिल्कुल आसान होता है। फिर यहाँ पर आपको मैं एक चीज एक्स्ट्रा बता देता हूँ जो एनसीईआरटी में आपको नहीं दे रही थी पर आपको आगे जाके यूज आएगी। यहाँ पर एक और हैलाइड आता है प्रोपेगिल हैलाइड। कौन सा हैलाइड भाई? प्रोपेगिल हैलाइड। यहाँ पर क्या होता है ना, सी ट्रिपल बॉन्ड सी को पकड़ा, उसके बगल वाले कार्बन पे क्या लगा होता है, हेलोजन लगा होता है। सी ट्रिपल बॉन्ड सी को पकड़ा, ठीक है, उसके बगल वाले कार्बन पे क्या लगा होता है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी को पकड़ा, उसके बगल वाले कार्बन पे क्या लगा होता है, हेलोजन लगा होता है। ठीक है, ये बात यहाँ पर लिख दी मैंने और यहाँ पर मैंने एग्जांपल भी दिखा दिया आपको। सी ट्रिपल बॉन्ड सी को पकड़ा, या सर उसके बगल वाले कार्बन पे क्या लगा होना चाहिए, हेलोजन लगा होना चाहिए। तो यहाँ पर भी तो अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर भी तो मैं बात करूँ कि हेलोजन जिस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है, हेलोजन जिस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है वो कार्बन ये है, और इसका हाइड्रोजन देख कितना आ रहा है, sp3 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर सारे सिंगल बॉन्ड लगे हुए हैं। ठीक है, तो तू जो F वाला है तेरा, F वाले को भी तू यहाँ डाल सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी यही बात बोली जा सकती है कि हेलोजन जिस कार्बन के साथ तेरा डायरेक्टली अटैच होगा वो तेरा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होने वाला है। ठीक है, तो प्रोपेगिल हैलाइड के बारे में भी तुझे पता है, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो अब तू यहाँ पर जो मैंने तेरे को एनसीईआरटी के पेजेस चिपका दिए हैं, ये सब मैंने तेरे को अच्छे से पढ़ा दिया है, तो इस एनसीईआरटी के पेजेस की रीडिंग कर सकता है ताकि तेरे को बिल्कुल अच्छे से और कंसेप्ट, बिल्कुल और कंसेप्ट नहीं सॉरी, और तेरा बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ जाए कि यस सर ने बिल्कुल एक एक शब्द हमको अच्छे से क्लियर करवा दिया, और एनसीईआरटी से अब मुझे डरना नहीं है, अब मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डरना नहीं है। और आपको भी पता है नीट 2025 की अगर बात करें, सारे क्वेश्चन तेरे एनसीईआरटी से ही तुझे दिख जाएंगे। आज भी मैं बोल रहा हूँ, और जब तेरा एग्जाम आएगा तेरे सामने उस दिन भी तेरे को दिखाई देगा। और अगर तूने एनसीईआरटी से बिल्कुल अच्छे से पढ़ा हुआ है ना, तो कोई भी तेरे को ऐसा क्वेश्चन नहीं दिखेगा कि जो तेरे को मैंने ना कराया हुआ हो और जो एनसीईआरटी में तेरा ना दिया हुआ रहा हो। ठीक है, बाकी अब हम देखते हैं नोमेनक्लेचर। क्या देखने वाले हैं अपन? नोमेनक्लेचर देखने वाले हैं। सर नोमेनक्लेचर तो आपने जीओसी में पढ़ा दिया, वापस क्यों आपको इसको पढ़ा रहे हो? मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, बस थोड़ा सा बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको इस चैप्टर में यूज आने वाली है। ठीक है, वो मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। कुछ कंफ्यूजन हमारे दिमाग में रहता है कि एन, आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्चरी, ये अपन कब यूज करें, ये जो प्रीफिक्स हैं इनको अपन कब यूज करें, इस पे अपन बिल्कुल कंफ्यूज रहते हैं यार। मैं भी जब आपकी उसमें था ना, तो स्टार्टिंग में वो बहुत दिमाग खराब होता था कि एन 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 तो सबको पता रहता है कि एन कब लगाना है, फिर आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्चरी ये अपन कब यूज करते हैं, इनमें बहुत कंफ्यूजन अपने को रहता है। तो बिल्कुल उसको अपन क्लियर करते हैं, और जो अपना कंफ्यूजन है उसको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करके आगे बढ़ते हैं, ताकि पूरे चैप्टर में हमको कहीं पे भी दिक्कत ना आए। ठीक है, तो वैसे तो मैंने आपको ये कहाँ पढ़ा रखा है, जीओसी में पढ़ा रखा है। ठीक है, तो देख सबसे पहले अपन इसमें एक टॉपिक देखते हैं, डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। मतलब कार्बन की डिग्री निकालना सिखाता हूं मैं आपको कि पता कैसे लगेगा कि 1 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन है या 4 डिग्री कार्बन है। ठीक है, तो देख अपन मैं बात करूं इस कार्बन की, तो ये कार्बन तेरा कितने कार्बन से अटैच है? कोई भी कार्बन तूने पकड़ा जिसकी तेरे को डिग्री निकालनी है, तो तेरे को वो देखना है ना कि वो जो कार्बन है जिसकी तेरे को डिग्री निकालनी है वो कितने कार्बनों से अटैच है।
वो जितने भी कार्बन से अटैच होगा उतनी ही उसकी डिग्री आ जाएगी। कितना सिंपल है यार। यहाँ पर अगर मैं इस कार्बन की बात करूँ तो ये तो सिर्फ इस कार्बन के साथ अटैच है, तो यहाँ पर सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 1 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इस कार्बन की बात करूँ, ठीक है, तो देखते हैं ये कितने कार्बन से अटैच है। ये इस कार्बन से अटैच भी है और ये इस भी कार्बन से अटैच है। तो सर यहाँ पर इसकी 2 डिग्री लिख दूं क्या, 2 डिग्री लिख दूं क्या? यस सर, ये 2 डिग्री कार्बन है। बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान। ठीक है, अगर मुझे इस कार्बन की डिग्री निकालनी है तो मुझे ये देखना है कि ये कितने कार्बन से अटैच है। तो ये सर इससे भी अटैच है, इससे भी अटैच है और इससे भी अटैच है। मतलब ये जो कार्बन है इसकी 3 डिग्री लिख दूं क्या सर? यस सर, इसकी 3 डिग्री लिख दो। ये लिख दिया मैंने, 3 डिग्री। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, अब मुझे अगर इस कार्बन की निकालनी है तो ये तो सिर्फ इस वाले कार्बन से अटैच है, तो इसकी कितनी डिग्री होगी, 1 डिग्री होगी। इस कार्बन की निकालनी होगी, ये तो सिर्फ इस कार्बन से अटैच है, इसकी कितनी डिग्री होगी, 1 डिग्री होगी। इस कार्बन का अगर निकालना है, ये तो सिर्फ इस कार्बन से अटैच है, तो इसका कितना डिग्री होगा, 1 डिग्री होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझे इस कार्बन का निकालना, ये तो सिर्फ इस कार्बन से अटैच है, तो इसका कितना डिग्री होगा, 1 डिग्री होगा। ठीक है, अपन अगर इस कार्बन का निकालें तो देख, एक तो ये इस कार्बन से अटैच है और एक ही इस कार्बन से अटैच है, तो ये कितना डिग्री होगा, 2 डिग्री कार्बन होगा। ठीक है, अगर मुझे इस कार्बन का निकालना है तो देख, एक कार्बन इधर लगा हुआ है, एक कार्बन इसका इधर लगा हुआ है, एक कार्बन इसका इधर लगा हुआ है, एक कार्बन इसका इधर लगा हुआ है, मतलब चारों तरफ से इसके कार्बन लगे हुए हैं। मतलब इसकी डिग्री कितने आने वाली है, 4 डिग्री कार्बन ये रहने वाला है। तो अपन डिग्री निकालना आराम से जानते हैं, कोई दिक्कत हमको नहीं होने वाली। तो हम किसी भी कार्बन की डिग्री निकाल सकते हैं। वैसे ये कार्बन कितना होगा, 2 डिग्री हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल डिग्री निकालनी आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। वहीं अगर मैं बात करूँ इसकी, तो यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूज हो गया, क्योंकि अगर मुझे इस कार्बन की डिग्री निकालनी है तो ये तो किसी भी के साथ अटैच नहीं है सर, ये तो किसी भी कार्बन के साथ अटैच नहीं है। तो क्या यहाँ पर मैं 0 डिग्री लिख दूँ क्या? क्या यहाँ पर मैं 0 डिग्री लिख दूँ? नहीं मेरे भाई, अगर कोई कार्बन तेरे को ऐसा दिख गया जिसके साथ कोई भी और कार्बन अटैच ना हो, तो उस कार्बन की डिग्री होती है 1 डिग्री। क्या होती है सर? 1 डिग्री। ध्यान रखना आज के बाद, ध्यान रखना आज के बाद, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो किसी कार्बन की जिसकी मुझे डिग्री निकालनी है, उसको मैंने पकड़ा, वो कार्बन चेक करना है कि कितने कार्बन से अटैच है। अगर वो एक भी कार्बन से अटैच ना हो या फिर एक कार्बन से अटैच हो तो 1 डिग्री हो जाएगा। अगर वो 2 कार्बन से अटैच है तो 2 डिग्री हो जाएगा। अगर वो 3 कार्बन से अटैच है तो 3 डिग्री हो जाएगा। और अगर वो 4 कार्बन से अटैच है तो 4 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर देख, एक बिल्कुल अच्छी बात तेरे को बताता हूँ, बिल्कुल सोचने के लिए मजबूर तेरे को कर देगी। क्या क्या तेरा 4 डिग्री कार्बन पॉसिबल है? 4 डिग्री कार्बन तेरा पॉसिबल है? अरे मेरे भाई, यहाँ पर ऊपर मैंने तेरे को बताया, ऊपर मैंने तेरे को बताया तो ये तो रहा तेरा 4 डिग्री कार्बन। तो 4 डिग्री कार्बन तो पॉसिबल है, पर तेरे को अगर खुद से ध्यान से सोच कि तेरा क्या 4 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल है क्या? 4 डिग्री हाइड्रोजन, तेरा 4 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं है। तो ध्यान से देख, जो तेरा 4 डिग्री कार्बन है उसके पास तेरा क्या तेरा हाइड्रोजन प्रेजेंट है? नहीं सर, उसके पास तो हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं है। मतलब जो तेरे पास 4 डिग्री कार्बन प्रेजेंट होगा ना, उसके पास तेरा हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं होगा। ठीक है, हाइड्रोजन की डिग्री कैसे निकालते हैं? जैसे अपन बात करें, ये अपना 1 डिग्री कार्बन है, तो ये जो 3 इसके पास हाइड्रोजन लगे हुए हैं ना, तो ये 3 क्या होंगे, 1 डिग्री हाइड्रोजन होंगे। ये जो 3 हाइड्रोजन है, ये 3 क्या है, 1 डिग्री हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ पर देख, जैसे ये तो 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो ये तीनों हाइड्रोजन क्या है, 1 डिग्री हाइड्रोजन है। ठीक है, जैसे अपन ये 2 हाइड्रोजन की बात करें, तो ये जो दोनों हाइड्रोजन है ना, ये अपने 2 डिग्री हाइड्रोजन है। मतलब जितना डिग्री कार्बन होगा ना, तो उसके साथ जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो डिग्री उसी की सेम टू सेम होती है। ठीक है, जैसे 2 डिग्री कार्बन होगा तो 2 डिग्री कार्बन के साथ जितने भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो वो हाइड्रोजन की डिग्री भी 2 डिग्री ही रहने वाली है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो 4 डिग्री कार्बन होता है, मतलब उसके चारों तरफ से क्या है, कार्बन लगे हुए हैं, मतलब उसके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तभी तो मैं बोल रहा हूँ 4 डिग्री कार्बन तो पॉसिबल है, पर 4 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं है। मतलब हाइड्रोजन तेरे 1 डिग्री हो सकते हैं, 2 डिग्री हो सकते हैं और 3 डिग्री हो सकते हैं, पर 4 डिग्री तेरे हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं है। तो ये मैं तेरे को अच्छे से तेरे को समझा दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि तेरे को बिल्कुल समझ में आ गई होगी बात जो मैं तेरे को बताना चाह रहा हूँ। ठीक है सर? ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ कंफ्यूजन के बारे में, क्योंकि इन चीज़ों के बारे में हमको बहुत कंफ्यूजन होता है कि एन कब लगाएं, आइसो कब लगाएं, नियो कब लगाएं, सेकेंडरी कब लगाएं एंड टर्चरी कब लगाएं। तो इन बातों के
को अपन अच्छे से समझते हैं, क्योंकि ये कंफ्यूजन हर बच्चे को बहुत होता है और ये ऐसी चीजें हैं जो हमको हर चैप्टर में यूज आने वाली है। तो एक बार पूरा कंसेप्ट ही क्लियर कर देते हैं ना। हालांकि ये जो बातें मैंने आपको जब नोमेनक्लेचर पढ़ाया था जीओसी में, वहां पर क्लियर करी थी, पर यहाँ पर मैं बिल्कुल और अच्छे से कर लेता हूँ, ताकि आपको जब आगे आप चैप्टर और पढ़ने वाले हो या फिर इसी चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे तो ये बातें बहुत यूज आने वाली है, तो आपको वहां पर दिक्कत ना हो। इसलिए आपकी जो दिक्कतें हैं वो मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं भी आपके जैसे ही रहा हुआ हूँ। तो आपको बिल्कुल यहीं पे मैं आपको आपकी जो दिक्कतें हैं वो आपसे हटा देता हूँ और आपको बिल्कुल स्मूथली आगे बढ़ाऊंगा। आपको कहीं पे भी ऐसा नहीं लगेगा कि बिल्कुल कुछ रॉकेट साइंस चल रही है, कुछ हमारे सर के ऊपर से निकल रहा है। सब कुछ आपको बिल्कुल अच्छे से भेजे में घुसेगा, कहीं पे भी दिक्कत आने वाली नहीं है। बहुत आसान हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहने वाली है। बायोलॉजी की एनसीईआरटी मुश्किल हो जाएगी, पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी हम बिल्कुल आसान बना के ही छोड़ेंगे। तो अब हम देखते हैं स्मॉल एन प्रीफिक्स हम कब यूज करने वाले हैं, स्मॉल एन हम कब यूज करने वाले हैं। तो देख स्मॉल एन का मतलब यहाँ पर क्या है सर, नॉर्मल है। तो देख स्मॉल एन प्रीफिक्स हमको तब यूज करना है ना जब कम से कम 3 कार्बन अपने पास हो और वो कहीं ना कहीं स्ट्रेट लाइन में हो, बिल्कुल कोई ब्रांचिंग यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो वही बात मैंने लिख दी यहाँ पर कि मिनिमम अपने पास 3 कार्बन होने चाहिए और वो कहीं ना कहीं स्ट्रेट लाइन चेन में होने चाहिए। यहाँ पर कोई ब्रांचिंग आपको नहीं दिखनी चाहिए सर, कोई ब्रांचिंग आपके पास नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो देख जैसे यहाँ पर देख ले, ये अपने पास एग्जांपल दे रखा है, इसमें 3 कार्बन है और तीनों कार्बन तेरे कहीं ना कहीं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चेन में है। तो यहाँ पर तू क्या बोल देगा, एन प्रोपाइल। प्रोपाइल क्यों बोल रहा है, क्योंकि 3 कार्बन है इसमें, और प्रोपाइल तो कहीं ना कहीं एक एल्काइल ग्रुप है ना, एल्काइल ग्रुप है। तो देख ये एल्केन कैसे रहा होगा, प्रोपेन रहा होगा तेरे पास प्रोपेन रहा होगा। और मैंने तेरे को बताया था जब एल्केन होता है और एल्केन में से अपन एक हाइड्रोजन कम करते हैं तभी तो अपना एल्काइल ग्रुप बनता है। तो यहाँ से तू अगर एक हाइड्रोजन कम करेगा तभी तो तेरे पास ये एल्काइल ग्रुप बना होगा, और ये एल्काइल ग्रुप का नाम क्या, प्रोपाइल। और ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है, तो तूने बोल दिया एन प्रोपाइल। क्या बोल दिया सर, एन प्रोपाइल बोल दिया। इसमें कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और सोच अगर यहाँ पर क्लोरीन लगा होता तो तू बोल देता एन प्रोपाइल क्लोराइड, एन प्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है, अब इसकी बात करें अपन तो देख 4 कार्बन है और चारों कार्बन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चेन में, बिल्कुल यहाँ पर कोई ब्रांचिंग आपको दिख नहीं रही। तो यहाँ पर तू क्या बोल देगा, एन ब्यूटाइल। और सोच यहाँ पर क्लोरीन लगा होता तो तू बोल देता एन ब्यूटाइल क्लोराइड। तो बिल्कुल आसान है यार। स्मॉल एन प्रीफिक्स हम कब यूज करेंगे, जब कम से कम 3 कार्बन अपने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चेन में आपको दिखाई दे, कोई ब्रांचिंग नहीं हो रही हो। बिल्कुल आसान है, स्मॉल एन में तो कोई सोचना भी नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं आने वाली इसमें। तो ये तो आप समझ में आ गया होगा आपको कि कब अपने को स्मॉल एन प्रीफिक्स यूज करना है। अब आते हैं अपन आइसो में कि अपन आइसो प्रीफिक्स कब यूज करेंगे, आइसो प्रीफिक्स अपन कब यूज करेंगे। तो देख आइसो में ना अपने को क्या दिखना है कि हमारे पास वाई दिखना चाहिए। मुझे क्या दिखना चाहिए, वाई इसमें बनता है, अपना वाई बनता है इसमें, वाई। ठीक है, अब मैंने अगर वाई बनाया तो देख यहाँ पर जो कार्बन होगा इसके पास मेरे को 3 बॉन्ड दिख रहे हैं, मतलब एक इसके पास क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने CH3 लिख दिया, यस सर, यहाँ पर मैंने CH3 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ तेरा कुछ भी हो सकता है, वहां तेरा कुछ भी हो सकता है, पर देख कम से कम तेरे पास ये तो होना ही चाहिए, और यही तेरी पहचान है अगर तू आइसो लिखना चाहता है तो। मतलब आइसो की पहचान यही है कि CH3 फिर CH फिर CH3, CH3 CH CH3 तो तेरे पास होना ही चाहिए। ये देखे ही तू बोल सकता है कि ये सर आइसो है, यहाँ पर आइसो लगेगा। तो देख इसी को अपन क्या बोलते हैं, आइसो बोलते हैं। CH3 CH CH3, और यहाँ तेरा कुछ भी लग सकता है, वो अभी अपन एग्जाम्पल करेंगे तो पता लग जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। ठीक है, तो देख कम से कम तेरे पास कितने कार्बन होने चाहिए, अगर तेरे को आइसो बोलना है तो कम से कम तेरे पास कितने कार्बन होने चाहिए, तेरे पास 3 कार्बन होने चाहिए। कितने कार्बन होने चाहिए, 3 कार्बन, कम से कम मिनिमम तेरे पास 3 कार्बन तो होने ही चाहिए। देख जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल अपन देखते हैं, सर मैंने इसको पकड़ा, सर मैंने इसको पकड़ा, इसी को तो अपन क्या बोलते थे, इसी को तो अपन क्या बोलते थे, आइसो बोलते थे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या बोल दूंगा, आइसो प्रोपाइल, आइसो प्रोपाइल बोल दूंगा। और सोच अगर यहाँ पर तेरा क्लोरीन लगा होता तो तू बोल देता आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। कितना आसान है यार, कितना आसान है। अब इसको देख, सर इसको मैंने पकड़ा, सर इसको मैंने पकड़ा, इसी को तो हम क्या बोलते थे, इसी को तो हम क्या बोलते हैं सर, आइसो बोलते हैं। ठीक है, इसी को तो हम क्या बोलते हैं, आइसो बोलते हैं। यस सर, तो यहाँ पर मैं क्या बोल दूंगा, आइसो
अब कितने कार्बन है? टोटल 4 कार्बन है, तो ब्यूटाइल बोलूंगा। और सोच यहाँ पर क्लोरीन लगा होता तो तू बोल देता आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। देख कितना आसान है। तो बिल्कुल हम आसानी से पहचान जाएंगे कि कब अपने को आइसो यूज करना है। ध्यान से देख, जैसे ये है, इसको मैंने पकड़ लिया सर, इसको मैंने पकड़ लिया सर, इसी को तो अपन क्या बोलते हैं? आइसो बोलते हैं। इसी को तो अपन क्या बोलते हैं सर? आइसो बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या बोल दूंगा? आइसो। 5 कार्बन है टोटल, तो पेंटाइल। और सोच यहाँ पर क्लोरीन लगा होता तो मैं बोल देता आइसोपेंटाइल क्लोराइड। तो मेरा लड़का जानता है कि कब हमको स्मॉल एन प्रीफिक्स यूज करना है और कब हमको आइसो यूज करना है। आइसो में तुमको कम से कम 3 कार्बन चाहिए, और CH3 CH अगर तुमको दिख रहा है ना, तो तूने बोल देना है कि यहाँ पर आइसो यूज होने वाला है। अब अगला आता है अपना नियो। तो नियो मैं कब यूज करूंगा? तो देख, जब मैंने तेरे को आइसो पढ़ाया था तो मैंने तेरे को आइसो में बताया था कि वहां पर अपना वाई बनता है, ठीक है। वैसे ही नियो में ना अपना क्या बनता है? प्लस बनता है। क्या बनता है सर? प्लस बनता है। तो ध्यान से एक बात देख, यहाँ पर जो कार्बन होगा तो उसके तो चारों बॉन्ड है, तो मतलब यहाँ पर उसके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पर तूने CH3 लिख दिया, यहाँ पर भी तूने CH3 लिख दिया, यहाँ पर भी तूने CH3 लिख दिया, यहाँ पर तूने क्या लिख दिया? CH2 लिख दिया। तो यहाँ तेरा कुछ भी हो सकता है। मतलब अगर तेरे को ये चीज़ दिखाई दे ना, ये चीज़ तेरे को अगर दिखाई दे तो तूने बोल देना कि यही पहचान है अपनी नियो को पहचानने की। मतलब बीच में कार्बन है, इधर भी CH3, इधर भी CH3, इधर भी CH3, और एक तरफ CH2, और CH2 के उधर कुछ भी लगा हो सकता है, ठीक है। तो ये तेरी पहचान है कि नियो पहचानने की। तो अगर तेरे को ऐसा दिखाई दे तो तूने बोल देना कि यहाँ पर तेरा नियो यूज होने वाला है, यहाँ पर तेरा नियो यूज होने वाला है। तो यहाँ से तू खुद से बोल सकता है कि कम से कम कार्बन, अगर तेरे को नियो लिखना है तो कम से कम कार्बन उसके लिए कितने चाहिए? सर 5 कार्बन चाहिए। कितने कार्बन चाहिए? 5 कार्बन चाहिए। तो नियो के लिए कम से कम मिनिमम कार्बन कितने चाहिए सर? कितने रिक्वायर होंगे? तो तेरे 5 कार्बन रिक्वायर होंगे, ठीक है। तो वही बात मैंने यहाँ पर लिखी हुई है कि मिनिमम 5 कार्बन चाहिए, ठीक है। और इसको अपन क्या बोलते हैं? नियो बोलते हैं, ठीक है। अब हम एग्जांपल देखते हैं। सर इसी को तो अपन वो नियो बोलते हैं, सर इसी को तो अपन नियो बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या बोल दूंगा? नियो। टोटल 5 कार्बन है तो बोल दूंगा नियो पेंटाइल। अब देख, सोच यहाँ पर क्लोरीन अगर लगा होता तो तू बोल देता नियो पेंटाइल क्लोराइड। नियो पेंटाइल क्लोराइड, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ध्यान से देख, इसको मैंने पकड़ा सर, इसको मैंने पकड़ा, इसी को तो मैं क्या बोलता हूँ सर? नियो बोलता हूँ। इसी को तो मैं नियो बोलता हूँ। और टोटल कितने कार्बन है इसमें? 6 कार्बन है, तो तूने बोल दिया नियो हेक्साइल, ठीक है। और सोच यहाँ पर अगर क्लोरीन लगा होता तो तू बोल देता नियो हेक्साइल क्लोराइड। कितना आसान है। मतलब स्मॉल एन कब यूज करना है बिल्कुल पता है अपने को। सर आइसो यूज कब करना है हमको पता है। सर नियो यूज कब करना है वो भी मुझको अच्छे से पता लग गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है अपना सेकेंडरी। अपन सेकेंडरी कब यूज करने वाले हैं? सेक अपन कब यूज करेंगे? सेक, ठीक है। तो देख, ओनली फॉर 4 कार्बन एटम, सॉरी, जब 4 कार्बन होंगे ना तभी तेरा कहीं ना कहीं अपना सेक यूज होने वाला है। सेक तेरा कब यूज होने वाला है? जब तेरे पास 4 कार्बन हो, ठीक है। तो देख, ये अपना क्या है? ब्यूटेन है। ब्यूटेन में तेरे कितने कार्बन है? 4 कार्बन है तेरे। अब देख, तेरे को कार्बन की डिग्री निकालना मैंने सिखा दिया। इस कार्बन की अगर बात करूं, ये सिर्फ इस कार्बन के साथ अटैच है तो 1 डिग्री कार्बन होगा, ठीक है सर। सिमिलरली ये वाला 2 डिग्री कार्बन होगा, ये भी 2 डिग्री कार्बन होगा, और ये तेरा 1 डिग्री कार्बन होगा। तो ये बिल्कुल आसान सी भाषा है यार। देख मैं क्या बताता हूँ तेरे को। देख, तेरे पास जो 2 डिग्री कार्बन है ना, जो तेरे पास 2 डिग्री कार्बन है, उसका तूने एक हाइड्रोजन हटाना है और वहां पर तू कुछ भी लगा सकता है। मतलब तूने 2 डिग्री कार्बन का एक हाइड्रोजन क्या करना है? फ्री करना है। तब जाके तू क्या बोलने वाला है? सेकेंडरी बोलने वाला है। क्या बोलने वाला है? सेकेंडरी, यानी सेक बोलने वाला है तू, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देख, जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो तूने क्या कर दिया? CH3 CH, और यहाँ से तूने एक हाइड्रोजन की वैलेंसी फ्री कर दी, ठीक है। और यहाँ पर बाकी सेम वैसा ही वैसा है, ठीक है। मतलब जो 2 डिग्री कार्बन था उसका तूने एक हाइड्रोजन हटा दिया सर। जो 2 डिग्री कार्बन था उसका तूने एक हाइड्रोजन हटा दिया। तो यहाँ पर तू कुछ भी लगा सकता है। जैसे मान ले तूने यहाँ पर क्लोरीन लगा दिया तो तू अब बोल सकता है, इसको क्या बोलेगा? सेक ब्यूटाइल क्लोराइड। कितना आसान है यार, कितना आसान है। और ये बात ध्यान रखना कि ये ना, जो अपना सेक है ना, ये सिर्फ अपना कब यूज होने वाला है? जब अपन बात करें, जब अपने पास 4 कार्बन हो। जब अपने पास 4 कार्बन हो, सिर्फ 4 कार्बन के लिए ही अपना कहीं ना कहीं सेक वाला
यूज होने वाला है सिर्फ 4 कार्बन के लिए, ना ये 5 के लिए होगा, ना 6 के लिए होगा, ना 7 के लिए होगा। तो देख सेक पेंटाइल यूज नहीं होने वाला, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। सेक हेक्साइल में कभी भी बोलने वाला नहीं हूँ, सिर्फ मैं क्या बोलूंगा, सेक ब्यूटाइल ही बोल सकता हूँ, सिर्फ 4 कार्बन के लिए ही बोल सकता हूँ मैं। ठीक है, अब देख यहाँ पर एक क्वेश्चन मेरे पास है बहुत प्यारा सा। सर ये देखो, ये मैंने पकड़ लिया सर, इसी को तो अपन क्या बोलते हैं, आइसो बोलते हैं सर, इसको अपन आइसो बोलते हैं। मैंने बोल दिया सर आइसो प्रोपाइल क्लोराइड, आइसो प्रोपाइल क्लोराइड बोल दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर एक और चीज ध्यान से देख, ये हेलोजन है, ये अपना हेलोजन है, ठीक है। और हेलोजन जिस कार्बन के साथ लगा हुआ है वो देख कौन सा कार्बन है, वो इसके साथ भी अटैच है, इसके साथ भी अटैच है, मतलब वो 2 डिग्री कार्बन है। और 2 डिग्री कार्बन का एक हाइड्रोजन फ्री हुआ होगा, वहीं पे तो अपना हेलोजन लगा हुआ है। ठीक है, मतलब यहाँ पर अपन सेक भी तो यूज कर सकते हैं, तो इसको अपन सेक प्रोपाइल क्लोराइड भी तो बोल सकते हैं। ठीक है, पर ध्यान देना, इसको अपन क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड भी बोल सकते थे और सेक प्रोपाइल क्लोराइड भी बोल सकते हैं, दोनों बातें सही है। पर यहाँ पर प्रायोरिटी किसको देते हैं अपन, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड को बोलते हैं। ठीक है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड को देते हैं, तो इसका जो नाम आता है वो अपना क्या आता है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड ही इसको बोला जाता है। हालांकि यहाँ पर सेक प्रोपाइल क्लोराइड भी सही बैठ रहा था, ठीक है, पर इसको प्रायोरिटी यहाँ पर किसको देते हैं, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड ही बोलेंगे। तो यहाँ पर अपनी बात क्लियर हो गई कि जो सेक वाला होगा ना वो सिर्फ 4 कार्बन के लिए ही यूज किया जाएगा, ना वो 3 कार्बन के लिए यूज किया जा रहा है। ठीक है, और ना वो 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन के लिए यूज किया जाएगा। क्या वो 2 कार्बन के लिए यूज किया जा सकता है सेकेंडरी सेक, ठीक है, अगर 2 कार्बन का तूने एल्केन बना दिया तो वो इथेन बनेगा। अब देख ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, इसमें तो भाई 2 डिग्री कार्बन ही प्रेजेंट नहीं है, और 2 डिग्री कार्बन का हाइड्रोजन हटाना पड़ता है और वहां पर तो कुछ लगाएगा तब जाके अपन सेक बोलते थे। यहाँ पर तो तेरे 2 डिग्री कार्बन ही प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पर तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो बस ध्यान रखना, सेक तेरे को सिर्फ कभी यूज करना है जब तेरे पास कितने कार्बन हो, 4 कार्बन हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं कि हम टर कब यूज करेंगे, हम टर कब यूज करेंगे। ठीक है, तो देख टर यूज करने के लिए ना बिल्कुल सिंपल सी बात है। जब मैंने आपको सेक पढ़ाया था तो सेक में मैंने आपको बोला था कि 2 डिग्री कार्बन का हाइड्रोजन मुझे क्या करना है, हटाना है। तो सिमिलरली यहाँ पर अगर टर बोल रहा है तो कहीं ना कहीं टर मतलब 3 टर्चरी जैसे होता है ना, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 3 डिग्री कार्बन का हाइड्रोजन मुझे हटाना है, 3 डिग्री कार्बन का हाइड्रोजन हटाना है, और वहां पर मैं कुछ भी लगा सकता हूँ। ठीक है, जैसे अपन बात करें, ये जो कार्बन है ये इस कार्बन के साथ भी अटैच है, इस कार्बन के साथ भी अटैच है, इस कार्बन के साथ भी अटैच है, मतलब ये अपना 3 डिग्री कार्बन है। ये सर अपना कौन सा कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसका हाइड्रोजन क्या कर दिया, हटा दिया, इसका हाइड्रोजन क्या कर दिया, मैंने हटा दिया, और मान ले मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, क्लोरीन लगा दिया, तो इसको मैं बोलूंगा टर ब्यूटाइल क्लोराइड। कितना आसान है यार, कितना सिंपल है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर कम से कम तेरे कितने कार्बन होने चाहिए, कम से कम तेरे पास 4 कार्बन होने चाहिए अगर तू टर यूज कर रहा है। और टर में तेरे को कुछ नहीं करना है यार, 3 डिग्री कार्बन है, उसका हाइड्रोजन तेरे को हटाना है और वहां पर तू कुछ भी लगा सकता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। ठीक है, जैसे अपन बात करें इसकी, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, इसमें टोटल कितने कार्बन हो गए, 5 कार्बन हो गए, तो तूने बोल दिया टर पेंटाइल क्लोराइड। पर तूने टर पेंटाइल क्लोराइड बोल तो दिया, पर ये क्या सही है क्या, अरे मेरे भाई ये सही थोड़ी है यार, तूने गलत कर दिया यार, बताऊं क्यों। देख हेलोजन तेरा ये है, पर हेलोजन जिस कार्बन पे तेरा अटैच होगा ना वो कार्बन का डिग्री कितना होना चाहिए, 3 डिग्री होना चाहिए भाई। हम टर पढ़ रहे हैं ना, टर। ठीक है, जैसे अपन यहाँ पर देखें, हेलोजन जिस कार्बन पे लगा हुआ है उसकी डिग्री कितनी है, 3 डिग्री है। ठीक है, पर जो तूने नीचे किया था वहां पर देख हेलोजन जिस कार्बन पे लगा हुआ है उसकी डिग्री तो सिर्फ 1 डिग्री है, वो तो सिर्फ एक ही कार्बन के साथ अटैच है। मतलब जो तूने ये नीचे नाम लिया है, जो पे तूने टर बोला है, यहाँ पे तूने टर बिल्कुल गलत बोल दिया। ठीक है, तूने यहाँ पर बिल्कुल गलत नाम दे दिया। ठीक है, तो इसका असली नाम क्या होगा, इसका रियल नेम क्या होगा, तो ध्यान से देख। अरे मेरे भाई इसको पहचानो, इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको तो अपन नियो बोलते हैं सर, इसको तो अपन नियो बोलते हैं सर, तो इसको मैं बोल दूंगा नियो पेंटाइल क्लोराइड। कितना आसान है, कितना आसान है। तो सर जो हमने अभी नीचे लिखा हुआ था टर पेंटाइल क्लोराइड, तो हम टर पेंटाइल क्लोराइड को कैसे बनाएंगे सर, तो ध्यान से देख मेरे भाई, ये अपना क्या है, क्लोरीन इस कार्बन के साथ लगा हुआ है, तो ये कार्बन अपना 3 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ भी मैंने CH3 लिख दिया, यहाँ भी मैंने CH3 लिख दिया, और यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ, CH2 CH3, तो पेंट भी हो गया, 5 कार्बन भी हो गए, और हेलोजन जिस कार्बन के साथ लगा हुआ है वो 3 डिग्री भी हो गया, तो मेरा काम बन गया। इसी को बोलते हैं अपन टर पेंटाइल क्लोराइड। समझ में आ गई बात। तो हेलोजन जिस कार्बन के साथ लगा हुआ है वो 3 डिग्री होना चाहिए, तब जाके मैं टर यूज करूंगा। वैसे अगर मैं बात करूं
जो मेरा हेलोजन है क्लोरीन, वो मेरा अगर जिस कार्बन के साथ अटैच है वो 2 डिग्री होगा, तब जाके मैं क्या बोलता था, सेक बोलता था। समझ में आ गई बात। और सेक तो बिल्कुल इतना सिंपल है कि हम सिर्फ कहाँ पर यूज करते हैं, ब्यूटेन में यूज करते हैं, मतलब सिर्फ 4 कार्बन वाले पे यूज करते हैं। 4 कार्बन वाले पे अपन यूज करते हैं किसको, सेक को। ठीक है, तो ये आपकी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर मैं तेरे को एक कंसेप्ट बताता हूँ। यहाँ पर देख, तेरे पास एल्केन है, ठीक है, और एल्केन में से तूने एक हाइड्रोजन हटाया, तो ये तुझे पता है कि क्या बोलते हैं अपन, एल्काइल बोलते हैं। पर तूने अब क्या किया, एल्काइल में से भी एक हाइड्रोजन हटा दिया, एल्काइल में से भी एक हाइड्रोजन हटा दिया। अब देख तू यहाँ पर क्या बोल सकता है, एल्काइलिडीन बोल सकता है या फिर एल्काइलिन बोल सकता है। ठीक है, तेरे पास एल्केन था, एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाएगा, एल्काइल बन जाएगा। और एल्काइल में से भी अगर तू एक हाइड्रोजन हटाएगा तो एल्काइलिडीन भी हो सकता है और एल्काइलिन भी हो सकता है। अब देख, अगर तूने सेम कार्बन में से, अगर एक ही कार्बन में से 2 हाइड्रोजन निकाल दिए, एक ही कार्बन में से 2 हाइड्रोजन निकाले हैं तूने, तब तो तू एल्काइलिडीन बोलेगा। और अगर तूने एडजेसेंट कार्बन से, मतलब बगल बगल के कार्बन में से तूने हाइड्रोजन निकाले हैं, एक इस कार्बन से निकाल दिया, एक इस कार्बन से निकाल दिया, तब जाके तू बोलेगा एल्काइलिन। ध्यान ध्यान से देख ले। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल आपको कराता हूं। यहाँ पर अपने पास क्या दे रखा है, एल्केन दे रखा है। कौन सा एल्केन है, ये इथेन है, क्योंकि 2 कार्बन का एल्केन है। ठीक है, तो यहाँ पर एक इससे अपना हाइड्रोजन निकल गया, तो मेरा क्या बन गया, एल्काइल बन गया। क्या बन गया, मेरा एल्काइल बन गया। अब देख इस वाले कार्बन से कौन से कार्बन से, इस वाले कार्बन से देख मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन निकाला है। अब दूसरा हाइड्रोजन भी मैं इसी कार्बन से निकाल दूं ना, दूसरा हाइड्रोजन भी मैं इसी कार्बन से निकाल दूं, जैसे मैंने यहाँ पर ये किया, देख इसी वाले कार्बन से दूसरा हाइड्रोजन भी निकाल दिया, तब तो मैं क्या बोलूंगा, इसको बोल दूंगा इथाइलिडीन। क्या बोल दूंगा, इथाइलिडीन। यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना क्या बोलते हैं, एल्काइलिडीन। तो यहाँ पर 2 कार्बन है तो क्या बोलूंगा, इथाइलिडीन बोल दूंगा। पर अगर मैं एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन निकाल रहा हूँ, देख एक मैंने इससे निकाला और एक मैं इससे निकाल रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूंगा, एल्काइलिन बोलूंगा। तो यहाँ पर 2 कार्बन है तो क्या बोलूंगा, इथाइलिन बोलूंगा। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एग्जाम्पल है एक और, देख मेरे पास कौन सा एल्केन है, मेरे पास एल्केन है प्रोपेन। ठीक है, उसमें से तूने एक हाइड्रोजन हटा दिया, तो तेरा क्या बन गया, सर, तेरा बन गया प्रोपाइल ग्रुप बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एक, ए तेरा क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2, ये तेरा बन गया प्रोपाइल। ठीक है, अब देख अगर तूने दूसरा हाइड्रोजन भी यहीं से निकाल दिया, इसी कार्बन से, तो देख तेरा ऐसा बन जाएगा। तो इसको तू क्या बोलेगा, अब ये तो तेरा क्या हो गया, प्रोपाइल हो गया। इसको तू बोलेगा प्रोपाइलिडीन, एल्काइलिडीन बोलेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक ही कार्बन में से 2 हाइड्रोजन निकाल देगा तो उसको क्या बोलता है, तू एल्काइलिडीन बोलता है। तो यहाँ पर 3 कार्बन है तो तू बोल रहा है प्रोपाइलिडीन। ठीक है, यहाँ पर तेरा यहाँ पर ये भी तो बन सकता था क्या, कि तूने एडजेसेंट कार्बन से एक तूने यहाँ से निकाल दिया और एक तूने वहां से निकाला ही था। ठीक है, तो अब तू बगल बगल के कार्बन में से हाइड्रोजन निकाल रहा है, तो यहाँ पर तू एल्काइलिन बोलता है, तो यहाँ पर 3 कार्बन है तो तू बोल देगा प्रोपाइलिन। कितना आसान है, बिल्कुल समझ में आ गई बात। ठीक है, तो कब अपन एल्काइलिडीन यूज करेंगे और कब अपन एल्काइलिन यूज करेंगे, वो अपने को बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल क्लियर हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर आता है कॉमन नेम ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये अपने पास बेंजीन है। ठीक है, बेंजीन का दूसरा नाम होता है फीन। इसमें से तू अगर एक वैलेंसी हाइड्रोजन की फ्री करता है तो मैंने तेरे को बताया था क्या बन जाएगा, तेरा फिनाइल बन जाएगा, C6H5 बन जाएगा। ठीक है, पर अगर तू टोइलिन में से हाइड्रोजन फ्री करता है ना, टोइलिन में से, तो कहीं ना कहीं एक तो ये चांसेस है कि यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाए, यहाँ से तेरा एक हाइड्रोजन निकल जाए। अगर तेरे यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है तो ये मैंने तेरे को पहले भी बताया था, इसको क्या बोलते हैं अपन, बेंजाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेंजाइल बोलते हैं। पर ये भी तो हो सकता है कि तू ये वाले हाइड्रोजन हटा दे, ये वाले, क्योंकि यहाँ पर जो ये वाले कार्बन है इनके पास भी तो हाइड्रोजन है। ठीक है, तो तू अगर ये वाला यहाँ पर हाइड्रोजन हटा के यहाँ पर कुछ ग्रुप लगाता है तो तू इसको ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बोलेगा। अगर तू यहाँ पर करता है तो इसको तू मेटा सब्स्टिट्यूटेड बोलेगा, और तू यहाँ पर करता है तो इसको बोलेगा पैरा सब्स्टिट्यूटेड। ये तेरे को बिल्कुल अच्छे से पता है, इसमें कोई दिक्कत और कोई नई बात इसमें नहीं है सर। ठीक है, अब यहाँ पे तुमको नोमेनक्लेचर दे रखा है, एनसीईआरटी के पेजेस मैंने पूरे आपको चिपका दिए हैं। और ये बात देख मैंने आपको कितने बार बता रखी है। अब देख बगल बगल के कार्बन है और वहां पर तूने क्या लगा दिया, हेलोजन लगा दिया है, तो इसको अपन बोलते हैं विसिनल। तो यहाँ पर तू बोलेगा विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड। और अगर तू एक ही कार्बन में 2 हेलोजन लगा दे तो यहाँ पर तू बोलेगा जेम, मतलब एक ही कार्बन में 2 हेलोजन लगा दे तो बोलेगा जेम डाइहैलाइड।
और अल्कोहल लगा देता दोनों तो बोल देता जेम डाइऑल, जेम डाइऑल। सिमिलरली अगर तू बगल बगल के कार्बन में हेलोजन लगा रहा है, इसको तू बोलता है विसिनल डाइहैलाइड। बगल बगल के कार्बन में, आमने सामने वाले कार्बन में तू हेलोजन लगा दिया, बोलेगा विसिनल डाइहैलाइड। और अगर अल्कोहल लगा देता बोलता विसिनल डाइऑल। ये बातें तो मैंने आपको हाइड्रोकार्बन चैप्टर में अच्छे से बता रखी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी ये देख लेना, CHCl3 का कॉमन नेम होता है क्लोरोफॉर्म, CHBr3 का होगा ब्रोमोफॉर्म, और CCl4 को क्या बोलते हैं अपन, कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं, जो कि इसका कॉमन नेम है। बाकी यहाँ पर बहुत सारे आपको एग्जांपल भी दे रखे हैं, क्वेश्चन भी दे रखे हैं, तो ये मैं आपको IUPAC यहाँ पर टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको GOC में ऑलरेडी ये अच्छे से पढ़ा रखा है, तो वहाँ पर मैंने ये सारे क्वेश्चन आपके बिल्कुल कंप्लीट करवा रखे हैं। तो यहाँ पर तो मैं बात आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा था, ताकि जो कॉमन बातें आपको आगे की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज आने वाली है। तो आपको N आइसो नियो सेक टेर में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको एल्काइलिडीन और एल्काइलिन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको विसिनल और जेम में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको बेंजाइल में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ गया, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। तो आज का लेक्चर जो पहला लेक्चर था वो यहीं तक रखते हैं अपन, और मेरे को उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, कोई भी ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं रही होगी कि आपको जो समझ में नहीं आई हो। बिल्कुल आज तो बेसिक था, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने एंजॉय किया होगा लेक्चर को। फिर भी कोई भी अगर डाउट या कंफ्यूजन आपके मन में होता है आज के लेक्चर के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। बाकी कैसा लगा आपको लेक्चर, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। कलम कटार कि दूं मैं गवाह, सच मेरी वाणी में हुले की का, भरोसा रख खुद पे, सबर सफल कर दे, समझते हम कल के कदम तू रख जम के, भविष्य है हमसे कदर